अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो पहले आप जो वो कर्व बताया गया था उसको फिल करिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि पहले प्रोपोर्शनल वाला होता है और उसके बाद प्रोपोर्शनल नहीं होता लेकिन इलास्टिक रीजन में होता है। तो यहाँ तक क्या होता है ना कि कोई भी बॉडी को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके बाद क्या होता था जब स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता था, अरे बोलो यार, तो उसमें क्या है ना कि आप उस जोन में जा करके कोई मशीन नहीं बना सकते क्योंकि उसमें फैलने लगता है तेजी से ना जी। अरे बोलो यार, तो कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग ये मानते हैं ना कि कब तक सेफ है, तो जब तक इलास्टिक लिमिट तक है। इलास्टिक लिमिट या उससे पहले तक वो सेफ है। इलास्टिक लिमिट समझ रहे हो, बी पॉइंट तक, ओ से ए प्रोपोर्शनल वाला था, ए से बी, तो वो बी पॉइंट तक सेफ माना जाएगा। उसके बाद भी कुछ दूर तक चलता है लेकिन उसको सेफ जोन में नहीं माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको बोलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम ही बोल रहा है वो स्ट्रेस जिस पर ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक होता थोड़ा सा आगे जा करके, लेकिन हम लोग सेफ जोन के लिए मानते हैं ना वो बी पॉइंट वाला इलास्टिक लिमिट तक है। कोई भी मशीन बनाया जाएगा तो उसी को सोच के बनाया जाएगा। हालांकि मशीन जब बनता है तो जितना रहता है ना इलास्टिक लिमिट उससे 5 गुना 7 गुना ज्यादा ही करके बनाता है ताकि ऐसा नहीं कि मशीन टूट जाए। समझ में आ रहा है? जैसे कि बल्ब तो काम करता है 220 वोल्ट पर, इंडिया का है ना 220 वोल्ट, तो इसको कितना पर बनाया जाता होगा? तो 230 पर बनाया जाता होगा ताकि क्या है कि थोड़ा बहुत में होता नहीं जले। तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्या कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस का डाटा या इलास्टिक लिमिट का डाटा देगा तो आपको समझ जाना है कि उससे ज्यादा होने पर टूटता हुआ माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि उससे ज्यादा पर टूटता हुआ नहीं माना था, थोड़ा और ना खींचाता है। उसके बाद बताया था कि डी पॉइंट पर टूटता है, ग्राफ याद आ रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे कि बी पॉइंट तक ही सेफ जोन में। समझ आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? पता चल रहा है क्योंकि बी पॉइंट के बाद वो तेजी से ना फैलने लगता है तो उसमें क्या है कि वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? खैर हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने से मतलब है, तो वही है ब्रेकिंग स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस ऑन द वायर एट व्हिच वायर डजंट ब्रेक। अरे बोलो यार, वहां पर पॉइंट भी लिख दिया गया, ग्राफ ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेस केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। और ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा जी? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ये समझ आ रहा है कि एरिया आ गया, इसका मतलब बॉडी पर डिपेंड करने लगा। एरिया ज्यादा होगा कम होगा तो ब्रेकिंग फोर्स बदलेगा। तो ब्रेकिंग फोर्स बॉडी पर डिपेंड करता है, अब मटेरियल पर डिपेंड करने करेगा। बॉडी पर डिपेंड करने का मतलब मटेरियल पर भी डिपेंड करना होता है, लेकिन मटेरियल पर डिपेंड करने का मतलब क्या होता है कि बॉडी पर डिपेंड कर रहा है ना। ये समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिए कि ब्रेकिंग फोर्स में एरिया है इसलिए बॉडी पर डिपेंड करेगा। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे बोलो यार, अरे बहुत कुछ नहीं इसमें पढ़ाना है, बस आंख से गुजरेगा ना कि आपको तो क्लियर हो जाएगा क्या चाहिए। जैसे बोलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट, तुमको समझ जाना है कि उससे ज्यादा होने पर टूट जाएगा। मतलब क्या है कि उसी जगह पर तुमको बना लेना, उतना ही स्ट्रेस मान करके सवाल को डील करना, बस उतनी काम है। समझ रहा है? तो कुछ नया टाइप का एकदम नहीं। तो ब्रेकिंग फोर्स अगर रहेगा तो वही हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे स्ट्रेस इनटू एरिया टाइप का। और एरिया क्या है जी? ये वाला तो मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हुआ एरिया का जी। एरिया को अगर आगे बढ़ा देगा रेडियस के टर्म में तो ऐसा इसलिए बता दिया गया कि मान लो कभी बोल दिया गया कि 500 न्यूटन पर ये वायर टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ब्रेकिंग फोर्स के बारे में बात किया तो बोलेगा कि अगर उसका रेडियस को डबल कर दिया जाए तो कितना पर टूटेगा। तो ये बड़ा ध्यान रहेगा ना कि प्रोपोर्शनल आता है एरिया, तो डबल ये हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 500 गुना 4 2000 न्यूटन पर टूटेगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको पता चल गया होगा, आप क्वेश्चन से मुझे क्लियर हो जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला हमें समझना है कि इस पर ये टूट जाएगा। समझ आ रहा है कि ऐसा सोचना है, थोड़ा सा खिंचाता है लेकिन आपको सोचना है। अब इसमें यही दिया हुआ है कि एक वायर से तो कोई जो भी एक केज है वो लटका हुआ है जिसका मास कितना है 10 kg है, उसके अंदर में एक ब्लॉक भी रखा हुआ है।
और आपको दिया हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, एरिया है जो कि वायर का इतना है, मेटालिक वायर का। तो बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक सच दैट मेटालिक वायर डजंट ब्रेक। तो एक्चुअली है क्या कि जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे तो इसका वेट जितना ज्यादा होगा तो यहाँ पर फोर्स उतनी ज्यादा न लगेगा, तो टूटने का उतना ही चांस ज्यादा रहेगा। तो आपको मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे कुछ भी पूछेगा ना, सबसे पहले तुम क्या करना कि वो उतना मान करके बना दो, अपने वहीं पर पहुंच जाओ। अदरवाइज इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे कि m मास पर वो वाला क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला जोन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया है 1.25 10 टू द पावर 9, ये हो गया स्ट्रेस। तो ये किसके बराबर होगा, वायर पर लगने वाला फोर्स बटा एरिया। तो वायर पर फोर्स कितना लगेगा, तो इसका m मान लिए हो, बोलो यार, आई 10 है तो टोटल कितना हो गया, m kg मान लिए हो, तो कितना हो गया बताओ तो, 10 प्लस m होगा ना जी, इतना इंटू g। बड़ा आसान है यार, कुछ है नहीं, खाली जान लेना है कैसा स्ट्रेस मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस में टूटने वाले जोन के बारे में बताता है। बाई एरिया, एरिया कितना है 4 × 10 टू द पावर -7। अरे बच्चा टाइप का है, अब इसी को आप डील कर लीजिएगा और क्या। तो कैसे कैसे डील कर सकते हो, देखो इससे ये कट जाएगा तो 10 टू पावर 8, ये वाला इधर आएगा तो 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर -7, यहाँ 10 हो गया, हुआ ना, ये 10 हो गया, ये 4 आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, अरे 1.25 × 4 तो 5 हो जाएगा, तो 5 × 10 समझ में आया, 50 यहाँ हो गया, वो बराबर होगा 10 प्लस m के। जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसा करके करोगे ना जी तो अच्छा ना होगा, 10 प्लस m इसको तो पहले ना काट चुके थे, 10 प्लस m इधर कितना आ गया 50 आ गया, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अरे बच्चा टाइप का है, कुछ है नहीं। अब 40 किस में आएगा बताओ तो, केजी में, क्योंकि हम पहले ही केजी में मान चुके थे, सब ऐसा में यूज बताओ, कुछ दिक्कत लग रहा है क्या, बच्चा टाइप का है। चलो दिया हुआ है कि एक रड है, रड का मास उस नहीं दिया तो रड को मासलेस मानोगे, और इसका लेंथ है 5 मीटर और इसका एरिया दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस है जो कि आपको दिए हुए, जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया समझ जाना है कि अच्छा वो मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछा किसी चीज का, तुमको समझ जाना है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले पर ही जाकर के बनाए, समझ आ रहा है। ये वाला क्या हुआ, देखो ये हुआ क्या कि ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले जोन पर ये 40 केजी है, इसका मतलब क्या हुआ 40 + 50 केजी पर ये ब्रेकिंग इस टूट मतलब ब्रेकिंग के जोन में आया हुआ है, उससे ज्यादा होगा तो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम इतना ही रहेगा जब ये नहीं टूटेगा। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना ग्रेटर देन लेस देन ये सब नहीं सोचते, सीधे इक्वल करके बना देते हैं लेवल 1 में, समझ में आया, बोलो यार। तो इसमें क्या है कि बोल रहा है ओमेगा मैक्स फॉर सेफ रोटेशन, तुम इसे दिमाग नहीं लगा रहा, ओमेगा मैक्स का 12 में 17 ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है और ओमेगा का बात कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा उसे बाद में सोचते हैं, सीधे ओमेगा मान करके बना देना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है 10 टू द पावर 9, ऐसा है ना तुम्हें, ठीक है 10 टू द पावर 9। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो जो इस पर फोर्स लगेगा बाई एरिया के, पहले लिख देते हैं, फोर्स जो किस पर लग रहा है वायर पर बाई एरिया, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टू द पावर -4, यही ना होगा। तो यहाँ से F का वैल्यू कितना आ गया, इसको इधर करो 2 × 10 टू द पावर 5 -5 +5 इतना आ गया। अब एक तरह से क्या निकालना रह गया, इस रड पर जो फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इस रड का टेंशन, अरे किसी भी रड पर कहेगा फोर्स निकालने के लिए, मास रड में नहीं, इसका मतलब उसमें टेंशन मास रहेगा तो अलग अलग होगा। तो अब इस रड में टेंशन सर्कुलर दिख रहा है तो दिमाग नहीं लगाना है, ओमेगा स्क्वायर कर लो, बोलो यार। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, m कितना लोगे, m रड वाला लोगे तुम, इसमें टेंशन होगा ना जी, तो ये वाला सर्किल में घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर होगा, mg के बारे में नहीं सोचना है अभी। तो m कितना हो गया
5 ओमेगा स्क्वायर इनटू r 5। सर्कुलर मोशन क्लियर होगा, समझ में आएगा? ऐसा नहीं आएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 × 10 टू द पावर +5 है ना। यहां से कर लीजिएगा आप, कर लेना। जैसे कि इसको इधर करिएगा ना, तो हो जाएगा 25। ऐसे करोगे ये हो जाएगा 25। तो क्या करना, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा 8/100। तो 100 से ये कटेगा तो 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, √8,000 हो जाएगा। अब इसी को डील करिएगा और कुछ, एगो बाहर निकल जाएगा, उसी से इसको तोड़ कर निकालोगे और क्या। ठीक है, वो कर लोगे। तो देखो ये क्या आया कि एकदम ब्रेकिंग स्ट्रेस के केस में इतना आया है। अब जितना ज्यादा से आदमी घुमाना चाहेगा तो टेंशन उतनी बढ़ेगा, तो टूटने का चांस रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम इतना पर ही है, इससे ज्यादा ओमेगा बढ़ाओगे तो टूट जाएगा। न्यूमेरिकली यही मानना है, थोड़ा दूर खिंचाएगा लेकिन आपको मानना है। कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ अच्छा टाइप का है ये सवाल, थोड़ा सा देखिएगा। हालांकि सर्कुलर मोशन में बताया हुआ है। एक रड है जिसको सर्किल में घुमाया जा रहा है, तो ये टाइप याद आ रहा होगा कि अगर सर्किल में किसी छोटे बॉडी को घुमाते हैं मासलेस वाला से, तब तो उस बॉडी का जो दूरी होता है वो वाला दूरी लेते हैं m²r में। लेकिन अगर रड को घुमाया जाता है तो हाँ किसका दूरी लेंगे? सेंटर ऑफ मास का दूरी लेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, और सेंटर ऑफ मास के हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ का टेंशन नहीं आएगा, यहाँ का टेंशन आएगा। सर्कुलर मोशन में बताएगा। तो समझ आए आप? पहले यहाँ का टेंशन तुम निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ का टेंशन तुम निकाल रहे हो, तो T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? M कितना है? 2.5 इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू R। तो R कौन लोगे? इसका लेंथ दिया 4 मीटर, तो सेंट्रल मास का दूरी 2। तो ये समझ में आया कि यहाँ का टेंशन इतना आ गया। थोड़ा सोच करके बताना, दिमाग खोल करके, नहीं तो सुनाना स्टार्ट कर देंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है आपको कितना? ये बराबर होगा किसके? फोर्स बटा एरिया के। तो एरिया कितना लिखे? 10 टू दी पावर -3² इनटू, सॉरी इनटू नहीं, मतलब स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स बटा एरिया होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक टाइप से प्रेशर टाइप का है हुआ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब हुआ कि वो स्ट्रेस जिस पर वो टूटने के जोन में है या जस्ट शेप में है, तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अगर प्रेशर का कभी चर्चा होगा तो वो प्रेशर जिस पर वो टूटने के जोन में, अरे बोलो यार, तो न्यूमेरिकली उसको तुम ब्रेकिंग प्रेशर भी बोल सकते हो। जैसे कि कभी भी किसी का हाइट दिया हुआ था, डेंसिटी देता है, तो रोजियर से प्रेशर निकालना आसान ना होता है। अच्छा एक चीज समझना, थोड़ा सा फील करना, किसी बॉडी का ब्रेकिंग स्ट्रेस, बॉडी ने मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस कुछ है। अब इस पर तुम जितना हाइट बढ़ाते जाओगे इसका, तो ये समझ में आ रहा है कि नीचे में प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इसका हाइट जितना ज्यादा करोगे नीचे में प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे ज्यादा हाइट हो पाएगा जब यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा वैल्यू हो जाए प्रेशर का। समझ आ रहा है ना? कोई भी चीज को तुम क्या करोगे कि हाइट को बढ़ाओगे तो नीचे में प्रेशर बढ़ते जाएगा, लेकिन मैक्सिमम उतना हाइट तक कर सकते हो जब उस हाइट पर यहाँ का प्रेशर ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए। उससे ज्यादा जैसी करोगे तो यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा तो घसकने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि ये पता लगा लिया जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है किसी माउंटेन का अर्थ पर। तो कैसे पता चलेगा? तो जनरली जो स्टोन होता है उसका इलास्टिक लिमिट जो होता है वो इतना होता है, माने इसके बाद, इस प्रेशर के बाद वो टूटने लगेगा या टूटने का खतरा रहेगा लगभग। ठीक है,
और डेंसिटी जो होता है वो स्टोन का कितना है, कितना है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा कि चाहे वो किसी शेप का रहे, किसी भी शेप का वो रहे, यहां पर जो प्रेशर होगा वो तो हाइट पर डिपेंड करेगा, इसके चौड़ाई पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। और ये आपको पता है कि यहां से नीचे आने पर प्रेशर का वैल्यू है जो कि ρgh के बराबर होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये जितना ऊंचा जाएगा यहां प्रेशर बढ़ते जाएगा, और जैसे ही इसका हाइट इतना होगा कि यहां पर प्रेशर ब्रेकिंग स्टेज से ज्यादा होने लगेगा कि भासकने टाइप का नहीं लगेगा। तो हम मान लेंगे कि मैक्सिमम हाइट जब होगा उस समय में यहाँ पर प्रेशर ब्रेकिंग स्टेज के बराबर हो जाएगा। बच्चा का सवाल है, आंख से गुजारा जा रहा है, सबको समझ में गुजार देंगे आप। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर प्रेशर अगर इसके हिसाब से करोगे तो ρgh तो ρgh हो गया प्रेशर यहाँ पे, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, तो मानेंगे कि काम चल जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग प्रेशर एक टाइप का हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। हाइट टाइट के बाद जब करता है ना तो प्रेशर वाला ज्यादा आसानी होता है सोचने में। समझ आ रहा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या करते तुम कि मान लेते कि एरिया ए, समझ आ रहा है कि नहीं, तो प्रेशर हो गया ρgh इनटू एरिया, यहाँ पर फोर्स आया था, अब फिर एरिया से डिवाइड करके फिर उसको करते थे, एक एरिया कर करके उतना ही हो जाता। तो हम नहीं चाहते तुम ऐसा करो। कभी भी हाइट टाइट का बात करेगा ना, माउंटेन का नहीं किसी भी चीज का, तो आपको समझ जाना है कि ρgh वाले ही कंसेप्ट से चलेंगे। बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो h का वैल्यू कितना होगा, ये समझ में आ रहा है कि ये h मैक्स देगा। तो 30 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3। आंख मूंद के नहीं लिख देना, देख लेना कि यूनिट क्या है। यूनिट सब असाइनमेंट यूनिट में नहीं है। ये वाला कितना 9.8 स्टाइल बहुत मार लो बेटा, अप्रॉक्स इतना जब तक इधर टेन ना मानते। तो क्या हो गया, 3 1 4 हुआ ना, तो 4 इसके 4 को खत्म कर देगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, अब फिर एक 4 हो जाएगा और कट जाएगा, तो 10 टू द पावर 4। है ना, देख लेना, इससे ये कैंसिल हो गया कि हाँ इतना क्या मीटर, सब ऐसा तो इसको देख कितना लिख सकते हो, 10 किलोमीटर लिख सकते हो। माने इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकता है अगर इस डेंसिटी का और इस ब्रेकिंग स्ट्रेस का स्टोन है तो। समझ आ रहा है कि, चलो यहाँ देखो दिया हुआ है कि एनर्जी डेंसिटी इन स्ट्रेच्ड वायर और रड। तो एक चीज तो तुम समझ रहे होगे कि स्ट्रेच्ड वायर होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, या कंप्रेस करोगे तो वो एक तरह से स्प्रिंग है। स्प्रिंग को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एनर्जी किसके किसके बराबर होता था, हाफ के x स्क्वायर वहां बोलते थे जहां x इलेवेशन था, यहाँ डेल्टा l है खाली, तो हाफ के x स्क्वायर या t स्क्वायर बाय 2 के, बोलो यार, या 1/2 पढ़ते हो ना वहां पर d into x ऐसे करके वहां पढ़ाया गया था। वहां पर जो टेंशन बोलते थे, यहाँ पर फोर्स है जो दोनों तरफ लग रहा है, अगर जो एक तरफ लगेगा एक तरफ नहीं लगेगा तो एवरेज वाला है, लेकिन पहले बता चुके हैं। तो एनर्जी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी एक और फॉर्मेट क्या होता है, इसी से ये आ जाएगा, इसी से ये आ जाएगा, लेकिन तुम अलग करके याद रखना, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके लाया था, लेकिन सब सोचना नहीं, आपको सीधे याद रखना है कि कोई वायर को रड को स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी है बराबर होता है 1/2 इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। समझ आ रहा है कि नहीं। अब मान लो कि स्ट्रेन नहीं देगा तो स्ट्रेन के जगह पर क्या लिख दोगे, स्ट्रेस बटा बाई, तो ये वाला बन जाएगा। स्ट्रेस नहीं देगा तो इसके जगह पर लिखोगे बाई इनटू स्ट्रेन, तो ये वाला बन जाएगा। एक चीज समझना जी, ये वाला जो तुम पढ़ रहे हो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम का। अगर एनर्जी के अगर निकालने के लिए तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो अब हम क्या बता रहे हैं ये सुनना, तो आसानी से बन
बन जाएगा, बाकी तो कैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे बन जाएगा। अगर वो वॉल्यूम का चर्चा कर देगा तब इससे बनाने का प्रयास तुम नहीं करना, बन जाएगा लेकिन करना नहीं, वॉल्यूम वाला रहेगा तो इससे बनाने का प्रयास कर, ठीक है। अब वॉल्यूम का अगर जो डाटा नहीं दिया और एनर्जी का बात किया या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का बात किया या नेगेटिव वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स का बात किया, समझ आ रहा है कि नहीं, तब तुम इससे प्रोसीड करना। जहां के का वैल्यू ए बाय बाय एल है ही, बोलो यार एक बार फिर से बोलते रहे, जो भी फोर्स पढ़ रहे हो तुम वो एवरेज फोर्स है, दोनों तरफ बराबर होगा तो एवरेज भी वही हो जाएगा, अलग रहेगा तो जोड़ के 2 से डिवाइड करो, समझ में आ रहा है। अब देखो पहले इसी को देखो, बचा रहा क्या सवाल है तुमको, ये समझ में करेगा। इफ ए रड इज कंप्रेस्ड अप टू इतना पास्कल स्ट्रेस देन फाइंड वर्क डन, समझना केवल हीट ही है ऐसा टॉपिक फिजिक्स में, जैसे वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय सिस्टम होता है, बाकी फिजिक्स में बाकी कोई चैप्टर रहेगा तो उसमें वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट समझा जाता है, ये ध्यान रखोगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ बोला है कि वर्क डन बताइए, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो होगा जो एनर्जी स्टोर्ड इन रड हो जाएगा या वायर हो जाएगा, बोलो यार। तो उसको कैसे तुम निकालोगे, या तो इससे या तो इससे, तो डाटा देखना, अगर वॉल्यूम दे दिया तो उधर से करना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के, अरे बोलो यार। अब वॉल्यूम नहीं देगा बाकी कुछ देगा, प्रेशर प्रेशर देगा, मैंने फोर्स देगा, स्ट्रेस देगा, कुछ ऐसा करके देगा तो इधर से करना, समझे। तो वर्क डन बोले तो वर्क डन बोले इसका मतलब क्या है, हाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी स्टोर, बोलो यार। तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, तो चूंकि वॉल्यूम का दिया इधर से सोचेंगे तो आपको डाटा दिया स्ट्रेस का, देखो मेन रूप से ये याद रखना 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और डाटा दिया है स्ट्रेस का, स्ट्रेन का नहीं दिया, अरे बोलो जी। तो स्ट्रेन को क्या करेंगे, स्ट्रेस बटा बाई, तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, स्ट्रेस स्ट्रेस कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर बाई 2, अब बाई का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 12, ये एनर्जी डेंसिटी है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, अब तुमको निकालना एनर्जी ना जी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो वॉल्यूम जब भी रहेगा तो इधर से चलना, ऐसा चलोगे तब आ जाएगा, लेकिन चलने का प्रयास नहीं करना, 2 से 2 कट गया, आई हो जाएगा 25, तो ये 5 हो जाएगा, और 12 से 12 कट जाएगा, कितना 5, सब ऐसा है क्या जोड़ में, कोई दिक्कत लग रहा है। अब इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, अगर कोई कहे कि नहीं हम उधर से नहीं बनाएंगे तो वो कैसे कर सकता है, चलो पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद इसी को तुम ध्यान से बताते रहे। फाइंड एनर्जी स्टोर ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ इट्स ऑन वेट, ये क्वेश्चन पूछे ना बड़ा बवाल क्वेश्चन हो जाएगा, अगर जो एनर्जी के हिसाब से वो पूछे तो, ऐसे तो पूछता है इलोंगेशन कितना मतलब बच्चा याद के लिए रहता है, अरे बोलो यार कि जितना mg जितना लगेगा, तो जो mg अगर लगता है तो जितना होगा उसका हाफ याद करता है, एवरेज वाला बताइए नहीं आपको, लेकिन ऐसे पूछेगा ना तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम का चर्चा किया नहीं किया, तब कोशिश करेंगे कि इधर से बना, समझ आ रहा है कि नहीं, तो करो, जैसे करोगे वैसे आ जाएगा आंसर। चलो हम हर तरफ से पढ़ने का प्रयास करते ताकि दिमाग खुले, अगर जो तुम इससे बनाओगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और दिया था, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब फील्ड, समझ में आ रहा है जी, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब फील्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें सेकंड में, हाँ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, ये हो जाएगा -5, अगर ये माइनस में होता तो प्लस में होता, समझ में आ रहा। तो इसमें बनाना स्टार्ट करो पोटेंशियल एनर्जी, अगर इससे कैलकुलेट करोगे तो इसमें देखो तो दोनों एंड पर इक्वल है फोर्स, नहीं यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर कितना होगा, तो पूरा लोड को सहले मतलब mg है,
तो क्या होगा बताओ तो, mg बाई एफ स्क्वायर हो गया बाई 2 और के का वैल्यू कितना पुट करोगे, ए बाई एल, ये पुट करोगे ना। देखो करके सब तरफ हम दिखाते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा एल, ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 8 ए, ऐसा हो गया। चलो कोई ऐसे नहीं बनाना चाहेगा, अब जान के बता रहा था कि दिमागवा खुले तुम्हारा, तुम कौन फॉर्मूला पकड़ना चाहते हो, फिर वहां से बना लेंगे। पहले देखो कौन फॉर्मूला पकड़ना चाहते हो, मान लो इसको पकड़ो ले तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, k का वैल्यू a बाई एल इनटू डेल्टा एल, तो इसमें डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल का वैल्यू होता है एफ एल बाई ए बाई, तो ये समझना है कि यहाँ बदल रहा है, एफ के यहाँ पर कितना पुट करोगे, एम जी बाई 2 एफ इनटू एल, एल को क्या लिखोगे एल प्लस डेल्टा एल, एल माने ओरिजिनल, एफ एल माने एफ एवरेज, बोलो यार, बाई ए बाई, यही ना का जी, एफ एल बाई ए बाई का स्क्वायर, यही वाला नहीं यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है। तुम जैसे चलोगे वैसे ही आ जाएगा, इसको कर करके तुम देख लेना। तो 1/2 इंटू ए बाई एल, आइए हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, तुम करके देखना, ए बाई से ए को कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, इसको कर करके देखोगे तो वही आ जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल बाई, तुम इससे भी करके देखना तो वही आएगा। तुमको उससे नहीं माना है तो उससे करके देखो, जान के कर रहे हैं। चलो देखो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी अगर इससे करना चाहते हो तो 1/2 इंटू स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया, फिर फोर्स लोगे एवरेज की नहीं, जब भी बदलेगा तो इसे करोगे तो कितना होगा, यह हो गया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को बदल दे स्ट्रेस में, तो ये कितना हो जाएगा mg बाई 2a, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी ना देता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a इनटू एल, समझ रहा है कि नहीं। तुम करके देखना फिर वहीं पर पहुंचोगे। तो जैसे करो वॉल्यूम दे देगा तो इधर से करना ज्यादा आसान होता है, समझ रहा है कि नहीं। और भी मेथड है इसका, लेकिन तुम मत नहीं करो इसको, हम फॉर्मूला कर, अरे ये बाबा फॉर्मूला और इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे दोनों एक के है अंदर में, समझ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कैसे बनाना था, वॉल्यूम देगा तो आपको यह दोनों में से कोई काम देगा, क्योंकि वो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों नहीं देगा, कोई एक के को देगा। बोलो यार, फिर ये पढ़ाया कहाँ जाता है, इसलिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बार-बार बोल रहे हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी नहीं। अरे बोलो तो गलती हो गई सर में, तो तुमको काम देगा ये दोनों, लेकिन एडवाइज आ रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है। और यही बोलना चाहते हैं कि वॉल्यूम देगा तो इधर से प्रोसीड करोगे, अब वॉल्यूम छोड़ के पूछ देगा तो यही काम देगा तुमको, तो तुम पकड़ने का किसको प्रयास करोगे। तो मान लो कि वो ये वाला तो बहुत कम जगह पर काम देगा, ये तब ये काम देगा ना जब तुमको क्या करेगा, कोई इलोंगेशन भी बता दे, टेंशन भी बता दे, तब ये वाला काम करेगा। अरे बोलो यार, अदरवाइज ये है दोनों काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सीरीज पैरेलल वाला में भी यही कंसेप्ट लगाया जाता है, स्प्रिंग में बताया गया होगा। देखिए इसमें क्या डाटा दिए हुए था, तो ml a बाई दिए हुए था ना जी, तो f एवरेज निकल जाता आसानी से, तो f एवरेज आसानी से निकलता तो ये निकल जाता कि कोई बाई बाई f का सबसे आसान मेथड होता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? मान लो कि कभी रड वाले में दे देता कि उसका इलोंगेशन इतना हुआ, बाकी कुछ कुछ बोलता तब ये वाला ज्यादा आसान होता। अरे समझ में आ रहा है। तो हम खाली ऐसे बता दिए दिमाग करने के लिए, बाकी इस पर और हम प्रॉब्लम कुछ कुछ करवाते हैं एनर्जी वाला पर। बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, इसमें और प्रॉब्लम करवाएं कि छोड़ दें?
छोड़ देते हैं, खाली बोल देते हैं, बोल देते हैं, इसे सुन लो खाली। मान लो कभी बोल देगा ना कि कोई गुलेल है, ठीक है, अब मान लो बोलेगा कि गुलेल को इतना से खींच दिया गया, कुछ भी देगा, इतना से खींच दिया गया, यह पूछ सकता है कितना से खींच दिया गया, ठीक है। तो मान लो कि बोल देगा इतना से खींच दिया गया, छोड़ दिया गया, तब ये भी पूछ सकता है आपसे कि उस बॉल का इनिशियल स्पीड क्या है या मैक्सिमम कितना दूरी पर जाएगा। तो इसमें यही था कि खींचोगे तुम, तो ये समझ में आया कि इसका एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, अगर टेंशन दे देगा तो टी स्क्वायर बाई 2k हो गया, के बाई बाई एल, तो इसका एनर्जी निकल ना जाएगा जो गुलेल में है। अब वो छूटेगा तो अगर यहाँ पर स्पीड भी है तो इसी का एनर्जी उसको गया है, तो हो जाएगा किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, जो बोलो हाफ एम यू स्क्वायर, वो बराबर होगा गुलेल वाला एनर्जी के टी स्क्वायर बाई 2k या जो भी हाफ के एक्स स्क्वायर से करोगे। बोलो यार, जहां एक्स का वैल्यू डेल्टा एल है, आइए पूछ सकता है मान लो कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो जो इसका एनर्जी था वो mgh में कन्वर्ट हो गया, या यह दे सकता है कि मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो गुलेल के बारे में पूछ सकता है कि कितना इलोंगेट किया गया, तो ओवरऑल वही है। दो ढंग का क्वेश्चन पूछेगा जी, गुलेल को छोड़ा तो इसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, अब वो दो जगह पर जाएगा, या तो बॉल के काइनेटिक एनर्जी तो वो बराबर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर के, है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी बॉल वाला फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो जैसे तुम डील करोगे, अगर एजी की बात करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया, है, और अगर वहां का बात करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले इसके काइनेटिक एनर्जी में गया, फिर वो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो इस दोनों का डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। या और भी तरीका है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी के, तो वहां से हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना हाफ के एक्स स्क्वायर पे, जो भी है, तो यहाँ से यू निकल जाएगा, फिर एच का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g होगा, वैसे भी कर सकते हो। तो इसी ढंग से प्रॉब्लम को पूछ सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वही सब एक दो क्वेश्चन लिख करके कराते तो बताइए देंगे डायरेक्ट। गुलेल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया? इसका एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगा, अब फिर उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाओ, सेकेंडरी क्वेश्चन हो तो करिए लीजिएगा। बोलो यार, तो बोला बोर्ड पर लिख के नहीं कराएंगे, अगर बोर्ड पर लिख करके नहीं कराएंगे तब एनर्जी डेंसिटी वाला यही कंसेप्ट खत्म हो गया। उन बुला नहीं ना जाओगे कि इतना बता दिया है, वॉल्यूम देगा तो किसको सोचोगे, इसको, ठीक है। और वॉल्यूम का चर्चा नहीं करेगा तो एकदम इसी से पढ़ना है, तो डाटा देख लेना किसका दिया है, टेंशन का देगा तो इसका यूज करोगे। बोलो यार, और ये बार बार हम बोल रहे हैं, अगर डायरेक्ट लिख दिया टेंशन तो तुमको ये मानना है कि सब जगह सेम होगा, लेकिन अगर तू ये सवाल पूछ देगा ना, एनर्जी पूछ देगा तो बड़ा बवाल सवाल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ mg है, तो f हमेशा से जितना जगह भी हम तुमको पढ़ाएं उसमें f जो बताए हैं ना जहां जहां, इसका मतलब f एवरेज है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम सोचते हैं। अच्छा एक चीज और खाली बोल देते हैं, इसे ही हो सकता है पूछ ले तो बाद में दिखाएंगे ना वीडियो में, बता चुके थे। तुम लोग लिख लेना अपना घर जाके, रड है, ठीक है, आप उसको हिट करिएगा तो फैला नहीं है, अरे बोलो यार, लेकिन तुमको उसको कैसे सोचना है कि फैला जिसको दबा दिया गया, नहीं समझे, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया है? बोलो यार, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो तुमको स्ट्रेंथ तो मालूम रहेगा अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेंथ मालूम है तो स्ट्रेसो मालूम है, तो फिर इसी ढंग से लगा कर डील कर लोगे तुम। बोलो जी, तो कुछ लग सकता है तुमको कि बढ़ने नहीं दिया गया है तो पता नहीं कि स्टोर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ लिखल है स्ट्रेच या कंप्रेस्ड। यहाँ पर तो ये बताए ना कि खींचिएगा तो स्ट्रेस माने इलोंगेट होगा, स्ट्रेच में होगा, और अगर जो ब्लू वाला से तो लिखा गया था, ब्लू वाला से भी लिखा गया, कंप्रेस सब में वही होगा। अरे बोलो यार, इसमें एनर्जी निगेटिव नहीं होगा जी, ये ध्यान रखना, स्टोर्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे तुम खींचो चाहे कंप्रेस करो। बर्कडन वाला भले अलग होगा फील्ड के कारण या एजेंट के कारण अलग होगा, कोई दिक्कत लग रहा है। थर्मल स्ट्रेस वाला भी छोड़ दिए, थर्मल वाला कारण भी छोड़ दिए, क्वेश्चन हो सकता है पूछे, कुछ नहीं करना है। अगर बढ़ने नहीं दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि देखो कभी भी नहीं बढ़ने दिया जाए ना, गर्म मतलब बढ़ना चाह रहा तुम बढ़ने नहीं दिए, तो तुम उसको ऐसे सोचना ना कि वो फैलिए गया था, ये दबा दिया उतना से,
समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेन आपको मालूम है तो डील कर लीजिएगा। स्ट्रेन मालूम है, स्ट्रेस मालूम है, फोर्स मालूम है, अरे बोलो यार, तो एनर्जी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो कूलर वाला और थर्मल वाला भी पूछा जा सकता है। ऐसे आप लोगों को बच्चा का सवाल पूछ रहा है, ये पूछेगा या आवासन पूछेगा, दोनों तरफ फोर्स लगा देगा, ऐसे करके पूछेगा एनर्जी बताओ, तो ये वाला मार देना। समझ में आ रहा है? पुल्ली वाला में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला से पुल्ली दे देगा, वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस दे करके पूछेगा, वही सर मास का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो, तो उसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, टेंशन निकाल लोगे उसका, तो टेंशन एक तरह से हो गया फोर्स टाइप का, अब उतना बटा एरिया करोगे। इसमें में है कि टेंशन सब जगह सेम ही है, उसमें भी टी/2 करोगे, नहीं टेंशन सब जगह सेम ना है जी, बोलो यार। तो टेंशन निकालोगे 2 म्यू जी से, वो फिक्स रहता है जनरली, मान लो लिफ्ट में लगा देगा तो मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है कि जी इफेक्टिव से निकाल लेते हैं, तो पुल्ली उल्ली में भी अगर देता है ना सवाल का टेंशन निकाल दीजिएगा तो एक तरह से फोर्स हो गया। अब फोर्स बताइए क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर कर दीजिएगा तो चल आएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? तो उसी ढंग से देखिए ये पेन इसे रखल है, इसको इधर खींचोगे 50 न्यूटन से इसे चलते जा रहा है, ये समझ में आया कि इस इनवर्स पर टेंशन 0 है, तो समझ में आया ना 50 + 0/2 करके एक तरह से ये आएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को पूछेगा, सब कुछ तो बता ही दिए। अभी तक हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट पार्ट को देख रहे थे, ठीक है, जिसको यंग मॉडुलस हम लोग बोले थे, ठीक है। यंग मॉडुलस डिफाइन हुआ था कैसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। उसके बाद सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो पढ़ना है उसका नाम होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ठीक है। तीसरा है जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन से, ठीक है। तो इसमें यह जानना है कि अगर किसी बॉडी पर आप यूनिफॉर्म प्रेशर है जो कि एक्सर्ट करिएगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अगर इसे ज्यादा करिएगा तो पहले ज्यादा था बाद में कम करिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा मगर इसका शेप चेंज नहीं होगा। अगर ये दिल है तो दिल ही रहेगा, अगर स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, बड़ा छोटा भले हो जाएगा प्रेशर के कारण, ठीक है। शेप कब बदलता है, जब एक तरफ से ज्यादा प्रेशर दीजिएगा दूसरी तरफ से कम प्रेशर दीजिएगा तब ना वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसमें क्या है कि यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई किया गया है तो इसके शेप में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस डिफाइन किया गया है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन से। तो जितना भी आप फोर्स लगाइएगा इस पर, उसको इसके पूरे सरफेस एरिया से डिवाइड करिएगा तो ये स्ट्रेस हो जाएगा। और स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम में जितना चेंज होगा बटा ओरिजिनल स्ट्रेस यही ना होगा। तो F/A को ही हम लोग बोलेंगे P एक्स्ट्रा। यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर का क्या सेंस है ये आप समझिएगा। इसका मतलब है कि मान लो कि पहले से इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लग रहा था, ठीक है। अब क्या है कि बाद में फाइनली इस पर 3 atm प्रेशर लगने लगा, तो एक्स्ट्रा से कितना लगा 2 atm, तो उस 2 atm के कारण इसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगेगा वो वाला है यहाँ पर, नेट प्रेशर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि प्रेशर उतना से बढ़ने का बात किया है या फाइनल प्रेशर उतना दिया है। हमको फाइनल प्रेशर से नहीं मतलब है, जितना से बढ़ेगा या घटेगा उससे मतलब है। समझ में आ रहा है, जनरली प्रेशर बढ़ता ही है बाहर से। तो इसको आप नॉर्मल वे में भी ले सकते हैं, ये वाला है जो कि याद करिएगा कि बल्क मॉडुलस का वैल्यू होगा कितना, तो -P एक्स्ट्रा × V/Δ। समझ आ रहा है। अब यहां से यहां में माइनस क्यों लाया गया ये बात भी समझ लो। तो एक्चुअली में बल्क मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई भी चीज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो बल्क मॉडुलस होगा, चाहे यंग मॉडुलस होगा, चाहे आगे बढ़ोगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पॉजिटिव ही होगा। इसमें क्या किया गया है कि अगर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे बाहर से, मतलब प्रेशर को बढ़ाओगे, तो ये वाला घटेगा ना जी, तो
तो ये घट जाएगा, तो वो अगर ये नहीं लगाओगे तो माइनस ना हो जाएगा, तो ये माइनस लगाया गया है केवल इसको प्लस करने के लिए, मैग्नीट्यूड में उसका कोई रोल नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो अगर पूछेगा कि बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या है, तो यहाँ माइनस लगाना मस्ट हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस पी एक्स्ट्रा इंटू वी बाई डेल्टा बी। बोलो यार। लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज जब डील करेंगे, मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे, तो इस माइनस को लाइट ले लेंगे। अरे बोलो यार। तब बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, पी एक्स्ट्रा इंटू वी बाई डेल्टा बी, मैग्नीट्यूड के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां से जो भी डेल्टा भी आएगा या यहां से जो डेल्टा रो आएगा, तो खुद ब खुद आपको फिजिकली पता चल जाएगा। अगर तो प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटा होगा, तो जो भी डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उतना से घटा हुआ मानेंगे। अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो उसका डेंसिटी टाइट ना हुआ होगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा ना जी, तो डेल्टा रो का वैल्यू क्या होगा, मतलब इंक्रीज वाला में माना जाएगा। माने अगर डेल्टा रो लिखना रहेगा और ये बढ़ा हुआ होगा, तो वो फाइनल माइनस रो इनिशियल लिखेंगे। और अगर जो डेल्टा भी को फाइनल इनिशियल के टर्म में लिखना रहेगा, तो अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटा होगा ना जी, तो डेल्टा भी का वैल्यू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल लिखेंगे। हम बोल कह रहे हैं कि यहाँ पर डेल्टा भी का मतलब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल ही नहीं है, उसको सोच के लिखना। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बोलो यार। समझ में आ रहा है ना? बहुत जगह पर क्या बोला जाता है कि दिमाग नहीं लगाना, डेल्टा का मतलब सीधे फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, वो खुद एडजस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये मैग्नीट्यूड आएगा, अब इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है कि इनिशियल माइनस फाइनल लिखना, वो सोच लेना। अगर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा रो का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, घट रहा होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे। बोलो यार। तो क्या आपके हाथ में सीधे मैग्नीट्यूड लगेगा, बाकी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा? एक चीज ध्यान देना जी, किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, समझ में आ रहा, डेल्टा भी बाई भी का वैल्यू मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा रो बाई रो के बराबर होता है। डेल्टा भी बाई भी बराबर होता है डेल्टा रो बाई रो के। बोलो यार। और साइन के साथ देखोगे तो डेल्टा भी बाई भी बराबर होता है माइनस डेल्टा रो बाई रो के। ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा कि डेल्टा भी बाई भी ये किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा रो बाई रो के। जहां पर माइनस केवल ये बता रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये तेजी से मोड से निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बल्क मॉडुलस डिफाइन किया गया है कितना, माइनस पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्स्ट्रा भी बाई डेल्टा भी, जिसको आप मैग्नीट्यूड वाइज से डील करिएगा। और भी बाई डेल्टा भी तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भी को रो के भी टाइप में कर देंगे। माइनस का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड से हम लोग खेल रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ये समझ में आया कि अगर साइन के साथ यूज करोगे तो भी बाई डेल्टा भी के जगह पर माइनस डेल्टा रो बाई रो लिखते, तो माइनस माइनस अपने प्लस हो जाता। नहीं बात समझ में आ रहा है? वॉल्यूम वाला टर्म में इस दोनों में साइन का अंतर आपको दिखेगा, लेकिन रो वाला अगर करिएगा तो एक्चुअल वाला भी प्लस के में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक बार और इसके जगह पर माइनस वाला के साथ लगे तो हो ना जाएगा। तेजी में याद रखते हैं कि मास कांस्टेंट जब तक है, ठीक है, तब तक फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम वो बराबर होता है किसके, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी के। मैग्नीट्यूड बाय साइन उल्टा होता है, जितना फ्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ेगा उतना फ्रैक्शन से डेंसिटी घटेगा, जितना फ्रैक्शन से वॉल्यूम घटेगा उतना फ्रैक्शन से डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? माइनस में आ रहा है केवल क्या बता रहा है कि उस दोनों के घटने बढ़ने में का उल्टा जो रिलेशन है ना वो बता रहा है। बोलो यार। हम इस वर्ष नहीं प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, नहीं, वो आप समझ रहे हैं, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा उस सेंस से। अरे खाली सुन लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है आपको। अच्छा, गैस के केस में ये याद रखिएगा जी कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में P के बराबर होता है और बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक में गामा P के बराबर होता है। इसका यूज होता है वेव में, लेकिन न्यूटन जो होते हैं ना वो वेव का जो स्पीड लाते हैं वो बराबर होता है अंडर रूट बी बाई रो का। तो वो फॉर्मूला सही है न्यूटन का, बल्क मॉडुलस बाई रो। लेकिन न्यूटन को क्या लगता है ना कि वेव आइसोथर्मली चलता है,
तो वो फॉर्मूला क्या बना देते हैं, तो बी के जगह पर पी रख देते हैं। समझ में आ रहा है काहे कि आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस का वैल्यू पी के बराबर हो जाता है। बोलो यार। तो अंडर रूट बी बाई रो जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव, वो गलत नहीं है। गलत ये हो जाता है ना कि न्यूटन को लगता है कि वेव आइसोथर्मल ही चलता है, तो वो क्या करते हैं कि बी के जगह पर क्या लिख देते हैं, पी। अरे बोलो यार। आज देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट समय नहीं कर पा रहा है, तो पूरा कहानी वहां सुनाएंगे। तो बाद में लैपलेस नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, वो क्या बोलते हैं ना कि वेव आइसोथर्मली नहीं चलता, एडियाबेटिकली चलता है। समझ आ रहा है? बोलते हैं कि इतना तेजी से वहां पर एक्सपेंशन कंप्रेशन होता है कि हीट को निकलने उकलने का टाइम नहीं मिल पाता। वो पूरा वेव में कहानी सुनाएंगे। तो लैपलेस क्या बोलते हैं कि वेव जो वो कैसे चलता है, एडियाबेटिकली चलता है। एडियाबेटिकली चलेगा तो न्यूटन वाले ही फॉर्मूला में वो बी के जगह पर क्या लिखते हैं, गामा पी, और उसके बाद देखते हैं तो मैच कर जाता है। तो न्यूटन एक चीज सही बोले थे कि स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर होगा, अंडर रूट बी बाई रो। दूसरा वाला वो गलती किए थे जब प्रेशर के टर्म में दिए थे। तो ये एक कहानी भी है और याद भी रखना है कि तू पूछेगा। वो वहां पर वेव में बोलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेव कैसे चलता है, तो आइसोथर्मल। जब तू रियल नहीं है, रियलिटी में एडियाबेटिकली चलता है। पूरा विस्तार से वहां पढ़ेंगे तो वहां पर तेजी में आपको ये काम आ जाएगा। ऐसे निकाल करके दिखा दिया जा सकता है, लेकिन सीधे तुमको आपको रहना है कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में पी के बराबर होता है और एडियाबेटिक में गामा पी के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया कि एडियाबेटिक के केस में बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है, क्योंकि गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही ना होगा। तो कभी पूछ दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, कि बल्क मॉडुलस किस में ज्यादा होता है, एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में, ऐसे करके बात करेगा तो आप पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है। ये वाला यही बताया गया है कि माइनस इसलिए लगाया गया ताकि बी को पॉजिटिव किया जाए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, हो सकता है थ्योरी में कभी पूछ दे। बोलो यार, तो समझ जाओगे। एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया गया है जो 1/b के बराबर था। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ध्यान रखना है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है, तो 1/b के बराबर। जहां b बल्क मॉडुलस है, इसके जगह पर तुम इसको ऐसे रख करके डील कर ले सकते हो। ठीक है। फीलिंग क्या है जी, तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या सेंस हुआ कि कंप्रेस कितना होगा वो, तो कौन आसानी से कंप्रेस होगा बताओ तो, गैस, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, यही ना होगा जी। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा, गैस का बहुत ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड का, और लिक्विड का ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। एनसीईआरटी में लिखे हुए जी, इसलिए ये वाला लिख दिए हैं कि गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियरली मिलियंस टाइम्स तक ज्यादा हो जाता है लिक्विड और सॉलिड के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखिए। देखो बल्क मॉडुलस का क्या फीलिंग है, तो बल्क मॉडुलस का फीलिंग है कि बल्क मॉडुलस ज्यादा रहेगा, तुमको चापने में दिक्कत होगा। कंप्रेसिबिलिटी का क्या फीलिंग है कि कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहेगा तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। नाम में बोलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कितना से कितना फैक्टर से कंप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि इस सेंस में, तो ध्यान रखिएगा ये सब। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड वाला का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना होगा, लेकिन गैस वालों को सीधे मिलियंस टाइम्स में भागने लगता है। समझ आ रहा है ना। आइए बताया गया कंप्रेसिबिलिटी का, बल्क वाला का नहीं लगाना, बल्क वाला उल्टा ना होगा जी। बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम लिक्विड का, और गैस का तो बहुत कम होगा। बोलो जी, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब रिजल्ट एकदम तेजी में याद रखोगे। ये वाला कब बोला गया होगा, जब मास कांस्टेंट होगा, तो वो रहबे करेगा। अरे मास कांस्टेंट रहेगा तो m का वैल्यू होता है ना जी, रो इनटू v। मास कांस्टेंट है तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया v के। कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो तुम ये वाला रिलेशन लगा सकते हो कि नहीं, डेल्टा इतना बटा इतना बराबर होगा माइनस उतना बटा उतना की। बोलो यार, टेलर प्रॉपर्टी तो तुम लगा सकते हो। तो इसमें अभी तक हम कुछ पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन यही समझना है ताकि आगे सवाल है जो कि डील हो सके। समझ में आ रहा है। तो सीधे आपको ये वाला रख लेना, जिसमें ये ध्यान रखना है कि आपको डेल्टा भी या डेल्टा रो जो आए वो मैग्नीट्यूड आए, अब घटा है तो बढ़ा हो इसलिए आप सोच लीजिएगा। बोलो जी। और ये सब ये जो कि थ्योरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक
जिसका शेप स्फेरिकल होगा, उसका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, दिखाया गया है बड़ा, एक्चुअली में 1 किलोमीटर हाइट पानी है ना, उसके नीचे में ये वाला, ये नहीं सोचना कि जितना इसका हाइट होगा उतना ही हाइट है, वो दिखाने के लिए ऐसा किया गया। तो देखो कहानी क्या होगा कि बॉल ऐसे नॉर्मल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, ठीक है, उसी रेडियस के बारे में बात किया वो कि 5 सेंटीमीटर है। अब बाहर में नहीं सोचने लगना कि 1 atm लगल है तो कुछ चपा हुआ होगा, 1 atm वाला या एक्सटर्नल प्रेशर पर नॉर्मल माना जाएगा कि इतना है, यही इसका एक्चुअल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा कि पानी के अंदर भी इसको रखिएगा तो उतना जो लेयर है तो उसके कारण क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा ना जी इस पर, तो प्रेशर बढ़ेगा तो समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस थोड़ा कम होगा। तो वही सब पूछ सकता है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा रेडियस में, या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, या फाइनल रेडियस कितना होगा, यही सब में बात करेगा जी। तो जब सब तरफ से लगने लगेगा तो वर्क मॉडुलस वाला कांसेप्ट आना चाहिए, लेंथ के अराउंड खींचने और कंप्रेस करने लगेगा तो यंग मॉडुलस वाला आना चाहिए। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यंग मॉडुलस का जो कांसेप्ट था वो केवल सॉलिड के लिए था जी, लिक्विड गैस के लिए नहीं था, ये वाला तीनों के लिए। बोलो, तो आपको बोल रहा है फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ बॉल, तो डेंसिटी के बारे में पूछेगा तो पहले तो यही हिसाब चलिएगा, तो वर्क मॉडुलस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? P एक्स्ट्रा B एक्स्ट्रा, चलो अभी लिख देते हैं, P एक्स्ट्रा इनटू V बाई डेल्टा V, यही ना होगा। और आपको क्या है कि वो डेंसिटी की तरफ फेंक रहा है, तो क्या करिएगा? P एक्स्ट्रा इनटू रो बाई डेल्टा रो, मैग्नीट्यूड बाई हम लोग चलेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे घटाए के बढ़ाए, ओके फिजिकली। तो आपको निकालना है क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, इसका मतलब डेल्टा रो बाई रो निकालना है, तो डेल्टा रो बाई रो ये किसके बराबर हो जाएगा? P एक्स्ट्रा बाई D। अब एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे होगा? तो थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कांसेप्ट है इसमें कि जितना तुम H नीचे आओगे तो रो G H से प्रेशर बढ़ेगा, तो हमको बढ़ने वाला से ही मतलब है, टोटल यहाँ पर कितना उससे मतलब है नहीं, तो रो G H से प्रेशर बढ़ा तो वही ना P एक्स्ट्रा हो गया। ये चीज समझना, अगर यहाँ पर पूछा कि फाइनल प्रेशर कितना है तो जो यहाँ का प्रेशर रहेगा प्लस रो G H, लेकिन हमको फाइनल से नहीं मतलब है, कितना बढ़ा है उससे मतलब। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा? रो का वैल्यू देखो, किसका रो का देखोगे वैल्यू? तो लिक्विड का, रो G H में लिक्विड का होता है। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि टारगेट में तो समझ में होगा। तो रो का वैल्यू कितना होगा? सब ऐसा वैल्यू पुट करना, तो 1000, G का वैल्यू 10 इनटू H 1 पुट कर देंगे। ऐसा कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बाई B, तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर 10 दिया हुआ, तो ये किसके बराबर हो गया? 3 3 6 1 7 हुआ ना जी? कितना हुआ? 10 टू द पावर माइनस 3। सब ऐसा यूनिट में है, मतलब नहीं उसको रहने दो, वो डेल्टा रो आ गया। बोलो यार, नहीं डेल्टा रो बाई रो आया, इतना आया। ये समझ आ रहा है कि यूनिट यहाँ नहीं बचा होगा, काहे कि डेल्टा रो बाई रो ठीक है, तुम सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखे हो, तो फाइनल आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, लेकिन तो बता रहा है कि यूनिट होगा ही। बोलो जी, तो समझ रहे होगे, तो यही वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप फाइनल रेडियस बताइए कि कितना होगा, समझ आ रहा है? तो कैसे डील करोगे? तो डेल्टा रो निकलिए ना गया जी। अब अगर जो डेल्टा रो का चर्चा नहीं करता तो तुम शुरुआत से बनाते, तो शुरुआत से कैसे बनाते? तो B का वैल्यू किसके बराबर होता? तो P एक्स्ट्रा इनटू क्या हो जाएगा बताओ तुम? V बाई डेल्टा V। कुछ याद आया? अगर जो वो रेडियस की तरफ जाना चाहेगा तो डेल्टा V बाई V बराबर होगा 3 डेल्टा R बाई R के, स्फीयर के केस में। तो कितना हो जाएगा बोलिए? इसके जगह पर डेल्टा V बाई V बराबर होगा किसके? 3 डेल्टा R बाई R के। नहीं दिमाग काम करे ना तुम लोग का, कैसे करना है? इसको नीचे फेंक देना,
तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा 3 डेल्टा आर बाई आर के। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपको फाइनली लाना है क्या फाइनल रेडियस। फाइनल रेडियस के लिए पहले आर पर लाना पड़ेगा जी आपको, तो आर लाइए ना, सॉरी फाइनल रेडियस के लिए आपको डेल्टा आर पहले लाना पड़ेगा। एक्चुअली फोन बज रहे थे दिमाग में, तो डेल्टा आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसको उधर फेंक देना, तो ये हो गया कितना आर इंटू पी एक्सटर्नल हुआ ना बाई 3 बी। देखो हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टर यही क्वेश्चन पूछता, अभी तक पूछा नहीं किसी में, छोटा क्वेश्चन पूछता है क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी या फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, यही सब जेईमेनो में पूछा है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उधर से हो जाता है। अगर तो पूछेगा ऐसे तब आप ऐसे प्रोसीड करिएगा। हालांकि यहाँ बेस्ट तरीका यही था कि डेल्टा रो बाई रो निकल गया है, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा रो बाई रो मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा वी बाई वी के बराबर होता है, अब वो मैग्नीट्यूड बाई 3 डेल्टा आर बाई आर के बराबर होता, तो कर सकते थे। लेकिन अगर ये नहीं पूछता तो ऐसे ही ना प्रोसीड करना पड़ता हम लोग। बोलो यार, तो इसको कर लीजिएगा। आर का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे कर दिए इनटू पी एक्स्ट्रा, तो ऐसे ही निकलेगा रो जी एच, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बाई 3 और बी का वैल्यू कितना हो गया 10 टू द पावर 10, ये ना हुआ जी। इसी को आप डील कर लीजिएगा, ठीक है कर लीजिए। ये वाला कितना हो गया 10 टू द पावर -3, ये हो गया 10 टू पावर -5, तो 5 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -5, ये मीटर में आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं, मीटर सेंटीमीटर बोले तो 5 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया डेल्टा आर। अच्छा बताओ तो रेडियस घटा होगा कि बढ़ा होगा, प्रेशर बढ़ा है तो रेडियस घटा ना होगा जी, तो घटा होगा तो कैसे लिखिएगा आप, फाइनल माइनस इनिशियल में मैग्नीट्यूड बाई का चल रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हो जाएगा आर इनिशियल, बोलो यार माइनस आर फाइनल। नहीं दिमाग काम करे तो तुमको ये समझ में आ गया कि घट गया, तो फाइनली कितना होगा, तो इनिशियल माइनस जितना घटा, बोलो जी। तो तुम वैसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना है, ये भी सही था, लेकिन अगर ऐसे अगर नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आर फाइनल कितना होगा, तो इनिशियल में इतना घट गया, तो 5 cm माइनस जो भी होगा वो डाटा ऐसा जाएगा कि अपना हो जाएगा। समझ आ रहा है? हम क्यों ये बात बताएं इस क्वेश्चन को देख कर करके, क्योंकि अभी तक पूछता नहीं कि फाइनल रेडियस क्या होगा, लेकिन कभी जो पूछेगा ना तो बच्चा से गलती कहाँ होगा, तो डेल्टा आर निकाल देगा और डेल्टा आर को लिख देगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो वहां गलती करवा ले सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप मैग्नीट्यूड निकालिए, इनिशियल अगर मालूम है आपको तो फाइनली अगर बढ़ने वाला होगा तो चेंज जुटेगा, बोलो यार, अगर घटने वाला होगा तो चेंज को घटा करके फाइनल निकालेंगे, तो दोनों ऑप्शन में सेट करेगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर है ना, और डेल्टा आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाता है, तो वो फाइनल रेडियस में 6 भी देगा 4 भी देगा, तो आपको पकड़ना होगा कि क्या हुआ है, तो प्रेशर बढ़ा है तो रेडियस घटा। अब वही कहानी अगर रो के केस में होता तो डेल्टा रो का वैल्यू कुछ निकालते, अब प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ा है ना जी, तो फाइनल डेंसिटी कितना होता, तो रो इनिशियल प्लस डेल्टा रो, ये बात समझ में आ रहा है, बोलो यार, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? और एक चीज के लिए और भी बताया जा सकता है कि मान लो तुम पूछ रहे कि रेडियस में चेंज कितना हुआ, और ऑप्शन में दिया 3, 5, 6, 7, तो जो आएगा वो होगा। लेकिन अगर जो दिया 3, -3, 5, -5, तब इसका मतलब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को बारे में सोचने के लिए बोल रहा है, बोलो यार, तो साइन के साथ तुम लिख दोगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है? चेंज पूछेगा अगर साइन के साथ तो घटेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे,
और बढ़ेगा सॉरी घटेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे और बढ़ेगा तो प्लस के साथ लिखेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे ऐसे इरिटेटिंग है, तुमको ये सब नहीं करना, तुमको फ्रैक्शनल चेंज पूछेगा मार देगा। देख लो यहाँ दिया हुआ है कि मासलेस पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अब बल्क मॉडुलस कितना है B है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ बॉल आफ्टर एडिशन ऑफ मास m ऑन द पिस्टन एज शोन इन फिगर। अच्छा ये बोल क्या रहा है ना कि ये कोई लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड के बारे में चर्चा नहीं किया, हाइट के बारे में चर्चा नहीं किया, तो मानना है कि नॉर्मल ही है, उसके कारण बहुत प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो एक बॉल का रेडियस जो है वो नहीं दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है फ्रैक्शनल चेंज, तो उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी होगा इसका रेडियस, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला पिस्टन मासलेस था, ऐसे रखा हुआ पानी पर, जो भी लिक्विड होगा मान लो कि वाटर, अब उस पर तुम क्या करोगे कि m मास तुम रखोगे, तो पास्कल्स लॉ में फ्लूइड में जो आगे पढ़ाएंगे टारगेट में आप जान रहे होंगे कि जितना यहाँ प्रेशर बढ़ेगा उतना सब जगह प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ इस पर कितना वेट रखा है mg, तो फोर्स लगा इस पर mg, तो प्रेशर यहाँ पर कितना से बढ़ गया, तो mg बाई a से, तो जितना यहाँ प्रेशर बढ़ा उतना ही ना यहाँ भी प्रेशर बढ़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उस स्फीयर पर mg बाई a प्रेशर बढ़ गया, समझ में आया ना। अच्छा प्रेशर बढ़ गया तो उसमें चेंज होगा रेडियस में, तो मैग्नीट्यूड बाई कितना करोगे, बल्क मॉडुलस का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके, P एक्स्ट्रा, तो P एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा mg बाई a, समझ में आ रहा होगा mg बाई a। ये नहीं ना चिल्लाओगे कि यहाँ बढ़ा यहाँ कहाँ लगा रहे, रोड में होता है ना जी, एक जगह बढ़ेगा तो वही सब जगह बढ़ेगा, तो इस पर mg हुआ, टोटल एरिया जो है वो a दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा P एक्स्ट्रा इंटू V बाई डेल्टा V, या ऐसे करो कि 1 बाई डेल्टा V बाई V, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3 डेल्टा R बाई R। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से डेल्टा R बाई R किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे, कितना हो जाएगा mg बाई 3 हाँ AB या PA जो बोलो। अच्छा ये समझना जी कि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज खेल खेले, लेकिन अगर जो साइन के साथ बोलेगा तो ये तो पता है ना कि प्रेशर बढ़ा है तो रेडियस घटा होगा, तो साइन के साथ में समझ में आया कि mg बाई 3ba या ab ऐसे दिखाएगा। अब तुम चिल्लाना स्टार्ट करोगे कि सर उससे तो बेहतर है कि हम यही वाला लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल जब देगा ना तब वो वाला बेहतर नहीं होता, इसी ढंग से कर देना बेहतर होता है। अब बाकी तुम जैसे करो तो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी इसमें भारी नहीं है, बस खाली इसको बता दिया गया है और आंख से गुजारा जाएगा, इसमें है क्या, समझ में आ रहा है? हाँ दिक्कत कब लगा, जेईई में सब पूछ ले सवाल, ये वाला पूछ ले, ये वाला जेईई में सवाल पूछ ले, जेईई में ये नहीं पूछा था फाइनल रेडियस, सीधा पूछा था फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम शायद पूछे हुए, तो आप ना आसान है, एक के बाद बच्चा रहता है, हम तो जानबूझ करके फाइनल तक पहुंचना चाह रहे हैं ताकि कुछ चीज और आप सीखिए। बाकी बहुत आसान सवाल पूछता है, बस जो बोला जाएगा वो याद रखोगे, जैसे डेल्टा v बाई v बराबर था माइनस डेल्टा रो बाई रो के, मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा v बाई v बराबर होगा डेल्टा रो बाई रो के, बोलो यार, ठीक है। अच्छा ये चीज समझिएगा जी, पहले भी बता चुके हैं लेकिन खाली सुन लीजिए, इस पेयर में डेल्टा v बाई v बराबर होगा 3 डेल्टा r बाई r। कभी भी जब कम का चेंजिंग होगा ना तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख करके एरर प्रॉपर्टी मार देते हैं, समझ आ रहा है कि एरर वाला नहीं मारते हैं, एक्चुअली इसमें साइन के साथ वाला मारते हैं, ठीक है। लेकिन तुम बोल सकते हो कि चेंज छोटा है तो एरर वाला प्रॉपर्टी मारेंगे, लेकिन साइन को देखते हुए मारेंगे। एरर में क्या है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है नहीं ना पता चलता है जी, यहाँ पता चलता है कि नहीं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसलिए साइन को देखते हैं लेकिन प्रॉपर्टी लगाते हैं वही बात। तो ये समझ में आया कि आसमान से नहीं उतर के आया, वॉल्यूम पर कसर है यार क्यों, तो एरर वाला डेल्टा v बाई v बराबर होगा 3 डेल्टा r बाई r, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा डेल्टा v बाई v बराबर होगा 3 डेल्टा a बाई a का। और सिलेंडर के केस में वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो पाई r स्क्वायर इनटू l का प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर l के ना, इसमें एरर का प्रॉपर्टी मारोगे तो ये आएगा, ये समझ में आ रहा है, तो ये देखे हुए रहना चाहिए। अब इसमें दो केस बनेगा, अगर जो लेंथ भी चेंज हो रहा है रेडियस भी चेंज हो रहा है तो यही वाला लगेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है सिलेंडर के केस में इसमें बोलेगा कि
लेंथ को फिक्स कर दिया गया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये चेंज नहीं होगा, तो केवल यही वाला होगा। डेल्टा v बाई v बराबर किसको होगा? 2 डेल्टा r बाई r। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये ध्यान रखना, सिलेंडर वाला बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला तो जानता है, थोड़ा भी अच्छा बच्चा जानता है तो ये उसको याद रहता है। ये थोड़ा सा नहीं जानता है तो दिमाग में काम कर पाएगा। ये उसको पता है कि ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना ये सब दिमाग नहीं चल पाता है। तो रटले रहना कि सिलेंडर के केस में समझ आ रहा है कि नहीं? आर स्क्वायर एल होता है तो ये आता है, डायरेक्ट भी रट लेना कि डेल्टा v बाई v बराबर होगा 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l। ये सब कब होता है? जब थोड़ा कम चेंज होता है तो जब प्रेशर जब दिया जाता है ना तो कम ही चेंज माना जाता है। ये नहीं कि 5 मीटर का था तो घट करके 2 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो कम ही का चेंज माना जाता है। तो वो ध्यान रखेगा, ठीक है? तो देखो ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा है, केवल एक पार्ट, ये वाला नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछे हुए, ठीक है? नीट में भी हल्का का पूछता है। ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा है, तो अपना मन से इसने दिए हैं कि हो सकता है किसी जो सिलेंडर पर आए। अभी स्फीयर पर तो आया है, क्यूब वाला भी आया हुआ, वो क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ है नहीं, बोल दिया है कि ये क्यूब है, इस पर इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया गया तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बताइए, तो तुरंत ना चला आएगा। तो वाला क्वेश्चन हम जान के छोड़ दिए। सिलेंडर वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद किसी दिन वो पूछे। तो दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो इतना पास्कल अप्लाई किया गया, ठीक है? और वर्क मॉडुलस जो है वो सिलेंडर का इतना है। तो आपको बताना है कि उसमें उसके रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। अब दूसरे केस में क्या है कि लेंथ में है जो कि वेरिएशन किया, तो ये देखे हुए रहिएगा, आ जाएगा तो बड़ा बवाल सवाल माना जाएगा, मतलब आप बना लीजिएगा, लगभग 50 नहीं बनेगा। तो डेल्टा v बाई v ये किसके बराबर होगा बताइए? तो सबसे पहले तो ये नहीं करना है, बल्क वगैरह का डाटा दिया तो पहले उसका फॉर्मूला लिखिएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? p एक्स्ट्रा इनटू v बाई डेल्टा v होगा ना? तो हम लोग डेल्टा v बाई v पर पहले चलाते हैं, तो किसके बराबर होगा? p एक्स्ट्रा बाई b के, कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा v बाई v सिलेंडर के केस में जब लेंथ को फिक्स कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यही ना हो जाएगा। तो देखिए ना, तुम याद रखना कि लेंथ को फिक्स करता डेल्टा v बाई v बराबर होता है 2 डेल्टा बाई r, नहीं तो फिर वो बात बोलो यार। तो डेल्टा v बाई v किसके बराबर हो जाएगा? 2 डेल्टा r बाई r। यही ना पूछ रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ये निकाले। तो p एक्स्ट्रा कितना है? 10 टू द पावर 10, और ये वाला कितना है बताओ तो? 15 इनटू 10 टू द पावर 9। तो कर लीजिएगा, तो यहां से ये कटेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 और 15 तो 2/3 होगा ना। ये वाला चलो पहले हम लिख देते हैं, तो 2/3 हो गया, हुआ ना जी? तो डेल्टा r बाई r इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/3। सही आ रहा? तो ये टाइप का क्वेश्चन पता नहीं काहे किसी एग्जाम में नहीं पूछा, पूछना चाहिए उसको। इसका एप्लीकेशन उन्होंने पूछा है लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा है। और सेकंड केस में आपको क्या बोल रहा है? फ्रैक्शनल चेंजिंग लेंथ इज 1/6। तब बताइए डेल्टा r बाई r क्या होगा? कैलकुलेशन तो यही वाला होगा, खाली डेल्टा v बाई v के पर कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l, यही ना होगा जी? तो इसके जगह पर ये कैलकुलेशन तो सेम चलेगा, ये वाला आ जाएगा 2/3। बात समझ में आ रहा होगा? तो 2 डेल्टा r बाई r ये बराबर होगा किसके? 2/3 माइनस डेल्टा l बाई l जो दिए हुए 1/6। 2 और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ करोगे, 2 यहाँ करोगे, 4 में से गया 3, तो 3/6 बोले तो हाफ होगा ना जी? तो डेल्टा r बाई r का वैल्यू कितना होगा? 1/4, 2 उधर जाएगा तो। अरे बच्चा टाइप का सवाल है ये, है क्या कि अगर 8th क्लास का 9th क्लास के भी बच्चा को बैठा दिया जाए ना, अब बोले कि देखो तो ऐसे होता है और ऐसे ऐसे कर लेते तो हो जाएगा। रोजियत वगैरह जो तारीख में आप जान ही रहे होंगे कि उतना से पढ़ता है, कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है जी
ये देखे हुए रहिएगा तो जल्दी बन जाएगा, और देखे हुए अगर नहीं रहिएगा तो फिर क्या है कि थोड़ा मुश्किल लगेगा नीट के बच्चा के लिए। बाकी तो इंजीनियरिंग का बच्चा है उसका दिमाग खुला हुआ रहता है। तो ये वाला समझ में आए तो ठीक, और नहीं भी समझ में आए आपको तो कोई बात नहीं। तो कोई इसमें बोला क्या गया ये समझना है। बोला गया है कि एक कॉर्क है जिसका रेडियस कितना है R2 एक्चुअल रेडियस, और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है R1 है। अरे वो बोतल देखते हो ना, कोई बोतल है, चाहे दारू की बोतल है, प्याज में दारू बोल रहा हूँ बाप है, तो क्या है कि वो जो कॉर्क होता है जो उसमें लगता है, तो क्या होता है कि उसका साइज बोतलवा के छेद से छोटा होता है, तो रखो तो नीचे गिर जाए, थोड़ा बड़ा होता है ताकि क्या है उसको दाब के तो तुम उसमें ऐसे डालते हो ना। तो वही कहानी यहाँ पर हो रहा है कि इसका कॉर्क का रेडियस जो है R2 है, ठीक है, और सिलेंडर का है जो कि R1 है, और R2 जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है किससे R1 से, तो उसमें डाल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर करके R1 तक लाया गया होगा तब ना डाला गया होगा। तो अभी के समय में इसका रेडियस कॉर्क का रेडियस तो R1 ही है जितना बोतल का रेडियस है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि कॉर्क पर ऐसे कर करके सिलेंडर प्रेशर लगाए हुए हैं। पहले आदमी प्रेशर इसे लगा करके इसमें डाला होगा, लेकिन जब वो हटवेगा तो वो फैलना चाहेगा तो सिलेंडर उसको ऐसे दबाएगा ना। ठीक, ये फीलिंग हो रहा है कि प्रेशर ऐसे लगेगा उस पर, बोलो यार। तो उस प्रेशर के कारण क्या हुआ होगा कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा। लेंथ के चेंज के बारे में कुछ नहीं दिया, सीधे बोल दिया है कि लेंथ उतना है, इसमें मानना पड़ेगा कि लेंथ क्या है कांस्टेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको पहले थोड़ा सा फील करिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। जेईई में पूछा हुआ है, हालांकि इंजीनियरिंग का बच्चा रहेगा तुरंत सोच के बना लेगा। इंजीनियरिंग के बच्चे के साथ बेनिफिट क्या है ना कि उसके दिमाग में डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता है, तो चेंज कुछ भी होता है ना तो उसको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वो फिजिकली भी सोच लेता है। लेकिन आप लोग को उतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए क्या है कि हम कुछ कुछ चीज रटवाए हुए ही रहना चाहते हैं, जैसे डेल्टा वी बाई वी बराबर माइनस डेल्टा रो बाई रो। ये नहीं याद रहेगा तो तुम जल्दी नहीं सोच पाओगे, सोच सकते हो लेकिन जल्दी नहीं सोच पाओगे, बहुत बार नहीं सोच पाओगे। वो सब इसीलिए रटवा दिए हैं तुमको, समझ में आ रहा है? सब कुछ रटने की जरूरत नहीं, आदमी सोच करके तुरंत कर लेता सकता है। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या दिया कि कॉर्क किसमें घुसा हुआ है तो एकदम फ्री होगा मूव करने के लिए ना, उसको तो प्रेशर में ना किया हुआ होगा जी। तो इसको तुम खींचोगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा निकलने में, वो ऐसे प्रेशर लगा रहा है, अब फ्रिक्शन है तो ऐसे खींचोगे तो वो अपोज करेगा ना जी। तो वही पूछ रहा है कि कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि यहां लिखना चाहिए कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी लगाओगे तो निकल जाएगा। मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे कि बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो उतना ही तुम इधर लगाओगे तो बाहर निकल जाएगा। बोलो यार। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, माने एफ जो तुम कैलकुलेट करने वाले हो उसका वैल्यू कितना होगा, तो वो एफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। बोलो जी, नहीं समझ में आया? कितना तुम उधर लगाओगे कि बाहर निकाल जाएगा, जितना इस पर फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा तो मैग्नीट्यूड बाई उस पे बराबर है ना होगा जी। अब फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर होता है, म्यू इनटू जो नॉर्मल लगता है। तो ये समझ में आया कि इसमें ये वाला है नॉर्मल जो दबा रहा है उसको। अरे बोलो यार, समझ रहे हैं? तो अब मेन रूप से क्या हो गया कि इसको आप निकाल लीजिएगा तो काम चल जाएगा। और डाटा दिया हुआ है बल्क मॉडुलस का, इसका मतलब फॉर्मूला उधर से लेकर के चलना पड़ेगा। बोलो। तो बल्क मॉडुलस को कैसे तुम लिखोगे, P एक्स्ट्रा है, तो P एक्स्ट्रा कैसे तुम यहां पर लगाओगे। तो P एक्स्ट्रा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ F by A लिखना आसान रहेगा क्योंकि P एक्स्ट्रा दिया नहीं ना है। तो F कौन है यहाँ पर बताओ तो, वही नॉर्मल नहीं पता चल रहा है। तो हो जाएगा नॉर्मल बटा एरिया। बोलो यार, कौन एरिया,
कितना एरिया पर लग रहा है बताओ तो वो वाला नॉर्मल कर्व एरिया पर, तो वो बराबर होगा किसके 2 पाई R1 इंटू L या R2 इंटू L भी लिख सकते हो, नियरली इक्वल ही है जो तुम लिखो। बोलो जी, ये समझ में आया ना कि ये हो गया P एक्स्ट्रा कि नहीं समझ में? इंटू V बाई डेल्टा V, उसको ऐसे कर दो 1 बाई डेल्टा V बाई V, तो 1 बाई डेल्टा V बाई V सिलेंडर है जिसमें लेंथ को चेंज के बारे में चर्चा नहीं किया, रेडियस के बारे में चर्चा किया। ये समझ में आया कि 2 डेल्टा R बाई R, R का वैल्यू R1 कर दे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहां से क्या करिएगा यार कि n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल माना आता है पर एक लेवल के लिए, बाकी तो दिमाग जब खुल जाता है तो फिर बच्चा टाइप नहीं रहने लगेगा। तो n का वैल्यू इधर से कर लीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये समझ में आ रहा है? तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई L डेल्टा R, उसको डेल्टा R को पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया म्यू, अच्छा वर्ग मॉडुलस b, तो म्यू 4 पाई L डेल्टा R b, तो b को यहाँ लिख दे रहे हैं, डेल्टा R को तो इसे भी लिख सकते हो R2 माइनस R1 लिख दो, उसमें डेल्टा R चर्चा किया था। मैंने जे मेन में क्या बोला है ना कि एक का रेडियस a ले लिया है और एक का रेडियस a प्लस डेल्टा a ले लिया है, तो एक तरह से चेंज डायरेक्टिव को दे दिया है। नहीं समझ आ रहा है? तो कुछ था नहीं इसमें, बस खाली आंख से गुजारे हुए रहेंगे तो आंख से भी बन जाएगा, ऐसे लेवल 1 वाले बच्चा से ही नहीं बन पाएगा। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, करना क्या है कि भाई इसको तुम थोड़ा सा ऐसे दबा के उसमें एंट्री क्यों दी, फैलना चाहेगा तो दबैले, तो जो चेंज हुआ है समझ आ रहा है किसके कारण हुआ, तो जो प्रेशर ऐसा लग रहा है तो यही प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर है, तो फ्रिक्शन होता है ना म्यू इनटू एन। तो पहले आप इसको लिखिएगा, अब नॉर्मल कैसे कैलकुलेट होगा, सोचोगे कैसे कैलकुलेट होगा तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। डाटा दिया है बल्क मॉडुलस का, तो तुम ऐसे लिखोगे तब वो पहुंच जाएगा। ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। आपको बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है इसमें कि बताओ इस दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो क्या होता है कि आप तो डायरेक्टली ये चलते तो चल ठीक है। तो ये समझ में आए ना यार, पहले लेवल में बहुत इंटरेस्टेड भी हम नहीं है, और बाकी में क्या है कि हमको नहीं लग रहा है दिक्कत होगा। बोलो यार। इस सब में अकबाहट नहीं ना हुआ आप लोग, हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज निकाल समझ ना। अगर जो वो प्लस माइनस पुट करेगा ऑप्शन में तो हम लोग पहले प्लस माइनस नहीं सोचेंगे, पहले चेंज निकालेंगे मैग्नीट्यूड बाय और फिर फिजिकली सोच करके रखते हैं। समझ आ रहा है कि? अब अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तब भी तुम चेंज मैग्नीट्यूड बाय हिलाओगे। अब अगर घट जाएगा कोई चीज तो आर इनिशियल माइनस डेल्टा आर करोगे, अब बढ़ जाएगा कोई चीज तो आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर करोगे। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक होता है। कौन बढ़ रहा है बीच में, क्या हुआ ना टेम्परामेंट गड़बड़ा गया। हम लोग यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसको शियर मॉडुलस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पहले ही पता चल चुका है कि शियर वाला कोई भी जो घटना होगा वो केवल सॉलिड में होगा, ठीक है, लिक्विड और गैस में नहीं होगा। तो शियर मॉडुलस हो गया या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये भी क्या है, एक तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, ये शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होगा। तो शियर स्ट्रेस F बाई ए, जहाँ F ऐसे लग रहा होगा, और स्ट्रेन तो आपको याद होगा कि अगर x से शिफ्ट कर जाएगा तो x बटा l होता है, मतलब tan थीटा के बराबर। अगर जो थीटा 10 डिग्री से कम रहेगा तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि tan थीटा को थीटा जब भी तुम लिखोगे तो ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। मान लो कि दे दिया कि
यहाँ पर से जो शिफ्टिंग हुआ तो ये एंगल जो है वो 8 डिग्री है। तो यहाँ पर 8 नहीं पुट कर दोगे, 8 इंटू पाई बटा 180 पुट करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना। tan थीटा sin थीटा cos थीटा के माने उसके अंदर में तुम डिग्री में करो रेडियन में करो कोई मतलब नहीं, लेकिन जब खाली थीटा जहां भी यूज होगा तो रेडियन में यूज होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो बस इसको आपको याद रख लेना है कि ईटा का वैल्यू इतना बटा इतना होता है। याद नहीं रखना, थोड़ा सा समझ लोगे तो काम चल जाएगा। तो इसी से ये वाला आ गया है कि शियर स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा? तो ईटा इनटू x बाई l। समझ आ रहा है? या x बाई l को कोई थीटा भी कर सकता है, तो शियर स्ट्रेस ईटा थीटा के बराबर होता है। बोलो यार। अरे कभी भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेगा तो तुम कॉमन से सोचना कि उसका वैल्यू कितना होगा? स्ट्रेस का फोर्स बटा एरिया बाई स्ट्रेन, तो x बटा l, जिसको tan थीटा ही बोल सकते हैं या थीटा ही बोल सकते हैं। 100% सही कौन है? x बटा l। ये बात समझ में आ रहा है? अगर थीटा 30 डिग्री भी हो जाएगा तो आप tan 30 डिग्री लगा सकते हैं या x बटा l लगा सकते हैं। 30 डिग्री में तुम थीटा नहीं लिखोगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ रहा है? वो जब 10 डिग्री से कम रहेगा तभी लिखोगे। बोलो यार, सूर्यता ही है कम, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इतना है, तो बस गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 डिग्री नहीं पुट करना है, रेडियन में डर करके पुट करना है। समझ आ रहा है? अच्छा, ये बात बोलने का जरूरत नहीं कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये सब जो है वो प्रोपोर्शनलिटी रीजन में, ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस का, चाहे वो किसी ढंग का स्ट्रेस हो, किसी ढंग का स्ट्रेन हो। बोलो यार, वो प्रोपोर्शनल वाला रीजन में ही होता है जहां हुक्स लॉ वैलिड होता था। लॉन्गिट्यूडनल लॉ बताया था, तो समझ रहे हो? तो है क्या एक तरह से शियरिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है शियरिंग स्ट्रेन के, बल्क स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है बल्क स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनलिटी वाले रीजन में वहीं से ये वाला आया है। तो ये ध्यान खाली रखना कि प्रोपोर्शनलिटी रीजन में ही ये सब चलता है। बाकी तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस खाली आंख से गुजार देना है। ये ध्यान रखिएगा कि लगभग सॉलिड मटेरियल के लिए ईटा का जो वैल्यू होता है वो π/3 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? माने ये एकदम 100% करेक्ट नहीं सबके लिए, लेकिन लगभग के लिए होता है। तो मान लो किसी दिन को पूछ दिया किसी बॉडी का यंग मॉडुलस इतना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, तो ये वाला कर दोगे। या वो बात कर रहा है शियरिंग स्ट्रेन का डाटा, वो क्या किया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नहीं देख के यंग मॉडुलस का किया है, तो तुमको ये पता चल जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अब बाकी देख लो क्वेश्चन है। A cube of side length 50 centimeter is subjected to a shearing force of this Newton. Find upper edge displacement if lower edge is riveted to the floor. तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई क्यूब होगा, उसको ऊपर से वाले फेस पर लगा रहा होगा और नीचे वाला को फिक्स कर दिया होगा। बोलो यार। तो ईटा का वैल्यू तो ऐसे लिख ही दोगे, तुम लिखोगे ना जी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। जहां पर आपको x कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो इसको इधर फेंक लोगे, इसको इधर, तो f/a ईटा हो जाएगा, और जो इधर l गया है उसको इधर फेंकोगे तो ऐसा आ जाएगा। अरे यही वाला ऐसे हो गया, तो क्या बताना? तो x ही ना आपको करा कैलकुलेट करने के लिए कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो करो फोर्स कितना लग रहा है 9 × 10⁴ इनटू एज कितना होगा, चूंकि क्यूब है तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइड लेंथ है वही हाइट भी होगा, तो कितना हो जाएगा? हाँ 0.5 सब असाइनमेंट में यूज करना बाई ईटा, ये दिया हुआ है 1.8 × 10⁶ इनटू एरिया, इसी से निकल जाएगा 0.5 असाइनमेंट में हुआ उसका स्क्वायर, तो 0.25। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यही से कर लीजिएगा। इसी ढंग के क्वेश्चन में ईटा नहीं देकर के अगर यंग मॉडुलस देता तो पहले इससे तुमको ईटा निकालना पड़ता। बोलो यार, तो कर लीजिएगा, इससे ये 2 हो जाएगा, होगा ना जी? क्या चीज? अरे एरिया नहीं, तो एरिया है तो ये वाला हो गया 0.5 मीटर,
का स्क्वायर तो कितना होगा 0.25। तो इसको देख लीजिएगा, इससे ये वाला 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 1.8 है तो 10 ना हो गया जी। तो ये हो गया कितना 10 टू द पावर 5 और यहाँ 10 टू द पावर 6 तो 10 टू द पावर -1 या 1/10 हो गया, बोले तो 0.1 हो गया। किस में? मीटर में। सब ऐसा नहीं बना रहे हैं, इसको बदलिएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, माने उतना सा शिफ्ट हुआ। समझ आ रहा है क्या? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, देखिए यहाँ पर हम बताए हैं अभी तक कोई एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछेगा, वो किसी ना किसी दिन पूछवे करेगा। हो सकता है कि फोर्स को ना तो परपेंडिकुलर शो करे और ना क्या करे सरफेस के पैरेलल शो करे, वो कुछ इंक्लाइनेशन एंगल पर देगा तो उसको तोड़ दोगे और तोड़ देने के बाद ये वाला जो है वो नॉर्मल वाला स्ट्रेस वाला का काम करेगा और ये वाला जो है वो शेयर वाला का काम करेगा। जैसे कि इस केस में बोला है कि एज कितना शिफ्ट होगा, तो समझ में आया कि f cos थीटा जो कंपोनेंट रहेगा केवल उसको सोचेंगे, f sin थीटा के बारे में नहीं सोचेंगे। समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे ही बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला है ना कि शियरिंग फोर्स, तो डायरेक्ट बोल दिया सरफेस के अलाउंग, मान लो कि सरफेस से कुछ एंगल देगा, तब अगर तुमसे पूछेगा लॉन्गिट्यूडनल के बारे में कुछ भी बोलो यार, ये समझ में आ रहा है कि उसका जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो काम करेगा। शेयरिंग वाला पूछेगा तो सरफेस के जो पैरेलल होगा वो काम करेगा। समझ आ रहा है? तो पता नहीं कहा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, लेकिन पूछना चाहिए उसको। सब बच्चे टाइप का लग रहा होगा। चलिए अब जो पढ़ना है वो पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट है ना पॉइजन, ठीक है, वो ये देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर में जब आप किसी चीज को खींचिएगा ना तो उसका डायमीटर भी जो कि थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। अगर कंप्रेस करिएगा तो डायमीटर थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा, डायमीटर ज्यादा होना है, रेडियस ज्यादा होना, ठीक है। तो उसी बेसिस पर क्या है कि एक कांस्टेंट जो आया, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि जो फ्रैक्शनल चेंज होगा लेंथ में और फ्रैक्शनल चेंज होगा डायमीटर में, वो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। तो एक तरफ फेंकोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो वही पॉइजन्स रेशियो का है। नाम ही है ये, नाम ही क्या है पॉइजन्स रेशियो, माने यूनिट तो होना है नहीं इसका। समझ आ रहा है कि नहीं? और इसको डिफाइन कैसे किया गया है तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ वाला स्ट्रेन मतलब क्या हो गया डेल्टा एल बाई एल, और लेटरल वाला डायमीटर में पढ़ाए थे सूर्य में, तो बड़ा होगा कितना डेल्टा टी बाई टी माइनस क्यों लगाया गया ताकि ये पॉजिटिव में रह जाए। जैसे ही आप खींचिएगा तो ये वाला थोड़ा सा घटेगा ना, बोलो यार, कंप्रेस करिएगा तो एक अगर डेल्टा मतलब डेल्टा एल अगर पॉजिटिव है लेंथ बढ़ेगा तो घटेगा, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। तो हर हालत में इस दोनों में एक ना एक को नेगेटिव होना है, एक को पॉजिटिव होना है। तो माइनस में ये नहीं आए, इसलिए एक माइनस लगा दिया गया है ताकि ओवरऑल प्लस में। बोलो यार, यस सर, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू जो होता है वो 0 से 0.5 के बीच में होता है अप्रोक्स। जैसे कि आपको रखना नहीं है स्टील का तो 0.33 के आसपास होता है, जनरली 0.3 के आसपास होता है, तो वही चीज है। जनरल बॉडी का 0.3 0.28 के आसपास होता है, और रखना नहीं है, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से 0.5 के बीच में वो होता है। समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। पॉइजन्स के हिसाब से क्या है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेटरल स्ट्रेन के। बोलो यार, यस सर, समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता था स्ट्रेन के, और यहाँ पर दो स्ट्रेन है जो कि प्रोपोर्शनल है, ये वो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, लेटरल स्ट्रेन ऐसे हो गया, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हो गया। इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई मतलब है नहीं। अच्छा ये ध्यान है ना डेल्टा टी बाई टी बराबर होता है डेल्टा आर बाई आर का, 2 डेल्टा आर बाई आर नहीं कर देना, बोलो यस सर, ध्यान रखना। ऐसे ही देख लो क्वेश्चन, अरे बच्चा टाइप का खाली सुन लेना। When a rod of length 5 meter is elongated by 5 centimeter, ये डेल्टा एल दिया वो एल दिया,
इट्स रेडियस डिक्रीजेज बाय 0.1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा आर दिया। तो कह रहा है कि पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल बताइए। ये समझ में आ रहा है कि जो भी आप पढ़े बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, ये मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको स्ट्रेस स्ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, तुमको फंसाएगा। स्ट्रेस बढ़ा देंगे तो यंग मॉडुलस बढ़ेगा कि घटेगा, तो उसके हेल्प से उलाया भले जा रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फंसाएगा वैसे करके कि स्ट्रेस बढ़ा देंगे, तुमको लगेगा कि स्ट्रेस बढ़ेगा तो यंग मॉडुलस बढ़ेगा, नहीं। एक्चुअली में स्ट्रेस तुम जैसे जितना टाइम बढ़ाओगे स्ट्रेन उतनी टाइम बढ़ जाएगा, वो रेशियो है जो कांस्टेंट है। वो एक तरह से ऐसा है कि कैपेसिटेंस कितना होता है तो Q बाई V, तो लगता है कि Q बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, नहीं, वो Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो क्या? खैर नहीं, आपको यहाँ तो पॉइजन रेशियो कैसे निकलेगा, तो पहले लेटरल वाला लगाओगे, ये समझ में आ रहा है, तो लेटरल वाला कौन होगा यहाँ से, तो 0.1 सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर में हो गया, डेल्टा आर बाई आर। अच्छा, इसको बदलने की जरूरत नहीं था, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कट गया था, खैर चलो कोई बात नहीं, इतना ये समझ में आया ना कि एक्चुअली में फॉर्मूला में डेल्टा डी बाई डी है, तो बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर बाई डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर बाई 5 मीटर। सब ऐसा मिनट में कर दीजिए, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये वाला भी कैंसिल ही हो गया, और ये वाला हो जाएगा कितना 10 टू द पावर -2, और ये 10 पे -2 खत्म हो गया, डेढ़ बटा आना नहीं चाहिए था, आ गया, न्यूमेरिकली आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ गया, जबकि 1 होगा नहीं, कितना होगा 0.5 से कम होगा। तो इसका ऐसा कर देते हैं कि 5 सेंटीमीटर है ना, इसको हम कर दे रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर बढ़ेगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं 15, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा, बोले तो 0। अरे अगर आपको दे देगा तो जो आएगा वही ना मारोगे, पॉइजन रेशियो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर में भी कुछ कुछ कहानी बताया जा सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज 0.5 के केस में होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज जो है वो जब इसका वैल्यू 0 होता है तब होता है, वही सब बहुत अच्छे पढ़ाया जाता है, आपको बस खाली रट लेना, सर आएगा पुट करके बना लेना बात। देख लो रिलेशन बिटवीन बाई बी ईटा एंड सिग्मा, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला लाया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको वो सब कुछ सोचना नहीं, सीधे रख जाना है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू इतना होता है, अब बाई का वैल्यू इतना होता है। रियलिटी में ये दो को याद रहेगा तो किसी के बीच में भी रिलेशन निकल जाएगा। देखो कैसे, अगर बाई का वैल्यू इसके और इसके टर्म में है, सपोज करो कि हमको बी को लिखना है ईटा और सिग्मा में, तो इसका मतलब बाई को गायब करना रहेगा, तो या तो रेशियो लोड खत्म हो जाएगा या बाई का वैल्यू तीन दोनों को बराबर कर दो, तो बाई गायब हो जाएगा, इस तीनों में रिलेशन आ जाएगा। अरे यहाँ पर कितना है 4 ना है जी, तो आपको बाई का वैल्यू इतना और बाई का वैल्यू इतना याद रहेगा ना, 2 को, तो किसी 3 में कहेगा रिलेशन लाने के लिए तो 1 को गायब कर दिया जाएगा। जब बाई को गायब करना रहेगा तो रेशियो लोड गति खत्म हो जाएगा, तो इसमें रिलेशन नहीं आ जाएगा, या डायरेक्ट बाई का वैल्यू इतना बाई का वैल्यू इतना, इसका मतलब ये वाला बराबर होगा उसके, तो बाई हट जाएगा तो उसमें रिलेशन आ जाएगा। मान लो कि आपको किसी को भी सपोज करो कि सिग्मा को हटाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सिग्मा को हटाना है तो कैसे करोगे, इसको इधर सबको फेंक दोगे तो यहाँ पर -2 सिग्मा बच जाएगा, है सिग्मा बच जाएगा, रेशियो ले लोगे सिग्मा गायब हो जाएगा तो आ जाएगा। तो वैसे ही कर करके रिलेशन आ जाता है। अगर केवल 2 को याद रहेगा तो कुछ भी पूछेगा तुम बता दो, ठीक है। लेकिन चूंकि मेडिकल का बच्चा हो तो ज्यादा दिमाग हम नहीं चलवाना चाहते, इसलिए हम ये बोलेंगे कि तुम आंख बंद करके तुम हनुमान चालीसा की तरह ये तीनों रट जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कुछ बोला तो मुंह से तलाक से निकल जाना चाहिए,
इसी से आया ये वाला, लेकिन याद रखना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमको उसी से पूछेगा। चलो एक और फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन वो जान के करें कि उसको नहीं याद रखना। रेयर केस में अगर पूछेगा तो कैलकुलेट भी हो जाएगा। जान बुझ के देखो ये लिख दिए क्वेश्चन। राइट एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा इन टर्म्स ऑफ बी एंड ईटा। ये क्या बता रहा है? सिग्मा का लिखना है आपको बीटा और ईटा के टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई को गायब करना है। यस सर। और फाइनली क्या है कि सिग्मा का आपको फॉर्मूला लाना है। बोलो यार, तो यही से ना चलेंगे। तो बाई का वैल्यू उतना है 3b इक्वल टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये बराबर होगा किसके? 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यही ना है जी, इतना है। तो आपको लाना है किसका एक्सप्रेशन? सिग्मा का। तो सिग्मा को एक तरफ कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 3b माइनस 6b सिग्मा। ये ना होगा, ये बराबर होगा 2 ईटा प्लस 6 दूनी 12 सिग्मा 2 सिग्मा ईटा। और चलो आपको सिग्मा का एक्सप्रेशन लाना है। इसको इधर फेंक दीजिएगा। आइए इसको इधर फेंक दिया, कितना हो जाएगा? 3b माइनस 2 ईटा हुआ ना। आइए उधर जाएगा तो सिग्मा बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6b प्लस 2 सिग्मा 2 ईटा 2 ईटा। यही क्या आ गया? सिग्मा का वैल्यू आ गया। कोई बच्चा इसको रटता है, लेकिन लाइट रटना नहीं, समझ आ रहा है? ये तीनों आप रट जाइएगा। और ज्यादा जो पड़ रहा है रटने में तो जी दूगो तो कम से कम मिनिमम रटना पड़ेगा। आइए दिमाग में रखिएगा कि दो को अगर रट लेते हैं ना हम, तो जिस तीन में क्या रिलेशन निकालने, इसका तो चौथा को गायब करना। जैसे कि आपको कहा सिग्मा वो इसके टर्म में लिखने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों में रिलेशन लाना है, मतलब बाई को गायब करना है। तो दोनों में बाई जैसे गायब हो सकता है आप कर दीजिएगा, और जिसका एक्सप्रेशन लाना रहेगा ला लीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप लोगों में ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, वो एकदम रेयर केस में ऐसे दे सकता है। बाकी क्या करेगा कि वो डाटा दे देगा, सिग्मा का दे देगा, बीटा का दे देगा, या मॉडुलस पूछ सकता है, या किसी का पूछ सकता है, पूछ करके मारिएगा चल आएगा। अरे इसमें क्या है ना, दिमाग का नहीं लगाना। आपको क्या है कि वो डाटा देगा, पुट करके बना देना। समझ आ रहा है? जैसे उसमें ही पूछे हुए ऐसे ही, मतलब इसी टर्म में आपको इनके पूछे हुए, यही वाला पूछे हुए, मैंने डायरेक्ट ही लिख ले इसी टाइप का। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बच्चा देखेगा मार के आगे बढ़ जाएगा, ऐसा तो रटे हुए रहिए। और एक पढ़ना क्या है कि जैसे छत देख रहे होगा, ऐसे बीम ऐसे होता है ना, तो बीम पर भार पड़ेगा तो ऐसे बेंड होगा ना जी। तो कितना से बेंड होता है? अगर W वेट है तो ये समझ में आ रहा है ना, अगर M दे देगा तो यहाँ पर mg लिखा है, तो समझ रहे हो? तो W वेट है जो कि उस पर तुम लोड डालोगे तो वो क्या करेगा कि थोड़ा धसाएगा उसको। मैंने ऐसे था तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे था तो कुछ ऐसे धसेगा ना, तो कितना धसेगा? तो ये फॉर्मूला रट जाइएगा, डायरेक्ट रट जाइएगा, ठीक है? कि कितना से डेविएट होगा अपने जगह से, डेल्टा का वैल्यू WL3/4b dq बाई। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर जो ये वाला सेक्शन सर्कुलर टाइप का होगा तब यही वाला ये वाला बन जाता है। किसको? दोनों को रट जाना है। अब जो यहाँ पर पढ़ाए हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, तो फिर हम बता का है रहे हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, छोटा एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि आ जाए। समझ आ रहा है? इसलिए तो इसको चलो चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लो। दो एटम को माना जाता है कि स्प्रिंग टाइप से बंधा हुआ है। अरे r0 दूरी पर जब रहता है इक्विलिब्रियम वाला, उस समय फोर्स उस पर नहीं लगते रहता है। याद है ग्राफ बताए थे कि r0 दूरी रहेगा उस समय फोर्स नहीं लगेगा, उससे कम रहेगा तो रिपल्सन होगा, और ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। अरे बोलो यार, तो r0 दूरी जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा तो नेट फोर्स 0 है। मैंने ऐसे समझ लेना कि स्प्रिंग नॉर्मल में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एटम के बीच में अगर r0 दूरी पर रहेगा तो
जिस स्प्रिंग को तुम कल्पना करोगे ना, अरे बोलो यार, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो याद रखिए कि उसका वैल्यू बाई आर नॉट के बराबर होगा। ये अलग अलग एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, नीट में नहीं पूछा है, तो पूछना चाहिए। बात समझ में? अरे क्या सचमुच में दो एटम के बीच में स्प्रिंग है? नहीं, एक्चुअली स्प्रिंग मॉडल लाया कहा गया कि देखा गया कि एटम को नजदीक किया तो रिपल्सन होता है उस डिस्टेंस से, और दूर किया तो अट्रैक्शन होता थी, तो स्प्रिंग वाला बिहेवियर न शो कर रहा है, इसलिए स्प्रिंग बॉल मॉडल बनाया गया। तो हम लोग बाद में सोचते ही हैं कि दो एटम स्प्रिंग से बंधा हुआ टाइप का, ऐसे सोचते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा होगा उस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ आर नॉट माना जाएगा उतना डिस्टेंस। तो ये ध्यान आपको खाली रखना है कि फोर्स कांस्टेंट उसका कितना होगा उस स्प्रिंग का, तो K का वैल्यू बाई आर नॉट के बराबर। समझ आ रहा है? और ये तो कॉमन सेंस का चीज है कि अगर आप डेल्टा आर से या डेल्टा एल से चेंज करिएगा उसका लेंथ, तो फोर्स जो लगेगा वो K डेल्टा एक्स या K डेल्टा एल या K डेल्टा आर के बराबर होगा। बोलो यार। तो जनरली ये पूछेगा फोर्स कांस्टेंट कितना है, इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, और हो सकता है कि ये भी बोल दे कि पहले 0.8 एंगस्ट्रम, माने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस 0.8 एंगस्ट्रम, ठीक है, और आप क्या है कि 1 एंगस्ट्रम कर दिए, तो 0.2 एंगस्ट्रम का डेल्टा आर तक कर दिए आपकी। बोलो यार। तो उसका एन मॉडुलस दे देगा, अब बोलेगा कि जब 1 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पर रहेगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा K इंटू डेल्टा आर, तो डेल्टा आर तो 0.2 एंगस्ट्रम हो गया। अब K कैसे कैलकुलेट होगा, तो एन मॉडुलस दिए हुए हैं, आर नॉट है जो कि बोलेगा कि 0.8 एंगस्ट्रम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट, ग्राफ याद आ रहा है? तो इससे अगर पूछेगा तो बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाएगा। रीजन क्या है कि उसको ये एक्सप्रेशन पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो अगर आएगा तो बनाइए, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा सुन लीजिए, ये सब चर्चा नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन हम करने लगे कि मान लो कभी पूछ दिया तो हिस्ट्रेसिस लूप एक तो पढ़ना था मैग्नेट में, तो वहां भी वही रहता है कि जैसे जैसे तुम करोगे, समझ आ रहा है, कोई चीज को बढ़ाओगे वहां मैग्नेटिक भी बढ़ा जाता है, तो जो कर्व आएगा तुम लौटोगे तो डिट्टो उसी ढंग से नहीं घटता है, अलग ढंग से घटता है, तो वो एरिया घेरा जाता है ना। वैसे यहाँ भी कि तुम स्ट्रेस को बढ़ाओगे स्ट्रेन को बढ़ाओगे तो ऐसे होगा, बोलो यार, लेकिन जब तुम घटाना स्टार्ट करोगे ना स्ट्रेन को, तो आइडियली ऐसे घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं घटता, ऐसे होकर के घटता है। माने स्ट्रेन बढ़ाए तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये कर्व आएगा, और घटाने वाला में ये वाला कर्व आ जाता है। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, इस गैपिंग का कोई ना कोई मीनिंग होगा ना जी। तो ये ध्यान रखिएगा पहला लेवल में, फिर हम बता रहे हैं कि क्या होता है। पहले लेवल में तो ये याद रखना है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगा पर साइकिल। अरे बोलो यार, अरे ये एक बार का चर्चा किया है कि आप लोड किए किसी चीज को, तो स्ट्रेन बढ़ा स्ट्रेस बढ़ा, फिर लोड हटाने लगे तो फाइनल पोजीशन पर आप ला के रख दिए, तो ये एक साइकिल हुआ ना जी। समझ आ रहा है ना? एक बार लोडिंग और एक बार अनलोडिंग को एक साइकिल बोले, बोलो यार। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसका एरिया ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो मान लो कि क्वेश्चन पूछ दे सकता है तुमसे कि दो रबड़ है, दो टाइप का रबड़ है, जिसमें एक का हिस्ट्रेसिस लूप या स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसे देगा, एक में ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला दे सकता है। जैसे कि एक का जो कर्व बना वो पतला है और एक का कर्व जो बना है वो मोटा है, दो रबड़ है आपके पास, तो आपसे बोल सकता है कि बताइए किस रबड़ से टायर बनाना ज्यादा बेहतर होगा। तो बात समझना, जिसका एरिया वो ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो जिस रबड़ का एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे टायर बनाना अच्छा होगा खराब होगा? खराब होगा। समझ आ रहा है? तो इस ढंग से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बोलो यार। इसी ढंग का वहां भी पूछता है कि जिसका कर्व पतला है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा कि जिसका मोटा कर्व है उससे। तो जिसका पतला है तो पतला वाला एनर्जी लॉस है जो कि क्या करेगा, कम करेगा। अगर
अगर जो हमेशा ज्यादा कम करना रहा तो परमानेंटली बनाना है तो मोटा वाला ही करना पड़ेगा। वो तो वहां पढ़ाया था मैग्नेट में, यहाँ पर आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल हो गया जी कि एरिया ऑफ लूप जितना ज्यादा होगा एनर्जी लॉस पर साइकिल क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। या ऐसे भी बोल सकते हो कि एनर्जी लॉस उतना ज्यादा होगा क्योंकि पर साइकिल ज्यादा होगा तो जय बार होगा तो ओवरऑल भी तो ज्यादा ही ना होगा। अच्छा बता सकते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो एरिया होगा वो क्या देगा? अरे यार ये वाला पढ़ाया जाता है जब 10th बच्चा पास करके आता है ना उसी समय कि एरिया किसी का कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन बाय डीएक्स। चिल्ला रहा है स्लोप पागल हो गया जी, एरिया स्लोप अलग है तो बाई कौन है यहाँ बोलो स्ट्रेस तो बाई इंटू डीएक्स होता है ना, तो यहाँ क्या होता है स्ट्रेस को लिख सकते हो बाई इंटू स्ट्रेन, बाई को बाहर निकाल दिया था। स्ट्रेन को अगर x मानो तो ये हो गया x इंटू डीएक्स, तो x dx का x स्क्वायर बाई 2 ना होगा, ये वाला कितना हो गया बताओ तो, स्ट्रेन का स्क्वायर बाई 2। कुछ आ रहा है ध्यान के किसका फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उतना जानने का जरूरत नहीं लेवल 1 में, आप खाली याद रखिए कि एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो थोड़ा सा बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे आईटीएम सवाल पूछा है। अब पहले और एक दो एग्जाम होता जैसे बीसीसी वगैरह में उठा के पूछ देता था, आज जानोगे तो कुछ नहीं, नहीं जानोगे तो बहुत कुछ है। और इसका थोड़ा सा यूज है एसएचएम में भी, जब वो ट्विस्ट करता है ना तब है जो कि उसका टाइम पीरियड दिस डेट में यूज होता है। तो जान लो यहाँ पर तो आसान हो जाएगा। पहला चीज तो तुमको रट जाना है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये हॉलो लिख रहा है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर को अगर ट्विस्ट करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं, तो एक टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। अरे स्प्रिंग में कैसे एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वैसे जब ट्विस्ट करोगे छोड़ोगे या ट्विस्ट करोगे तो भी ऐसे बचोरेगा नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अपना शेप रीगेन करने के लिए जब स्प्रिंग में कैसे होता तुम ऐसे करते हो तो वैसे लगाता है, ऐसे करते हो तो ऐसे करता है, वैसे ही रड को तुम फिक्स कर दो दीवार वाले जिससे भी, और उसके बाद फिर क्या करो कि ऐसे घुमा या पकड़ करके ऐसे घुमा दो, तुम ऐसे करो तो उसका टेंडेंसी ऐसे होने का होगा ना। एक टॉर्सनल कांस्टेंट डिफाइन किया गया, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता था, ठीक है। तो इसका नाम हम जानबूझ के केडेस दिए ताकि आपको ये फीलिंग आए कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट टाइप का है, खाली ये एंगल वाला नहीं ट्विस्टिंग वाला नहीं। तो केडेस का वैल्यू आप रखे हुए रहिएगा कि पाई ईटा r⁴/4/2l होता है, बिना सोचे समझे रट जाना। लेंथ है ये वाला रेडियस है तो वो टॉर्सनल कांस्टेंट हो सकता है एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट पूछ ले, तो ध्यान रखना पाई ईटा r⁴/4/2l होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। और एक दूसरी क्या याद रखना है, पहले उसको देख लीजिए तभी वाला बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी सब वही फॉर्मूला चलेगा इसमें जो किसमें चलता था, स्प्रिंग में चलता था। बस होगा क्या अंतर कि वहां पर क्या था कि डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बोलो यार। तो वहां पोटेंशियल का एनर्जी कितना पड़ते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ हाफ के डैश थीटा का स्क्वायर वैल्यू इसमें आ रहा है कि थीटा रेडियन में होगा, यस सर, कोई दिक्कत लग रहा है। और टॉर्क का वैल्यू तो k थीटा के बराबर होगा, समझ आ रहा है कि वहां टेंशन kx के बराबर होता था, यहाँ टॉर्क तो रट जाना है तुमको सीधे। वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई रड था और उसको क्या किया गया है कि 3 डिग्री से ट्विस्ट कर दिया गया है, तो बताइए कि कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो उसी से निकालोगे। अरे वो ऐसे लगाएगा तुम ऐसे लगाओगे, बोलो यार। तो k डैश का वैल्यू वो दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा टॉर्क। वैसे अगर बोले है कि उसको 5 डिग्री से ट्विस्ट कर दिया गया तो उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी है उस स्टोर, या वर्क डन कितना करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, बोलो यार। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही ना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, बोलो।
तो इसी से कैलकुलेट करें। बस ये ध्यान रखिएगा कि थीटा जो है वो क्या है, हाँ वो ट्विस्टेड एंगल है इन रेडियन, ठीक है। अच्छा एक चीज खाली तुम देख लो जी, अगर तुम सिलेंडर के नीचे वाले भाग को ट्विस्ट करोगे तो एक तो यहाँ से कितना ट्विस्ट हुआ ये वाला है, और एक ऊपर से देखने पर ही पता चलेगा कितना ट्विस्ट होगा। तो उस दोनों में रिलेशन कैसे आता है, तो यहाँ से जो ट्विस्टिंग होगा ये थीटा है तो ये लेंथ तो हो जाएगा आर थीटा, और यहाँ से देखोगे तो ये एल है तो भी लगभग वो एल मानेंगे। तो बोलो यार, तो एल और वो वाला फाई होगा तो यही दूरी ना होगा। तो इधर से देखेंगे तो आर थीटा बोले, और वहां से देखेंगे तो एल थीटा टाइप का, जहाँ थीटा वहाँ फाई से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें ये रिलेशन आ जाता है। बोलो तो दिक्कत लग रहा है। मान लो किसी दिन पूछ दिया तो आप जो कि बताइएगा, जैसे कि तुमसे पूछा है कि 4 डिग्री से, मैं ऐसे बोलेगा कि ऊपर से दिखने पर ये लगा कि वो 4 डिग्री से ट्विस्ट हुआ, तो यहाँ से 4 डिग्री लगेगा, तो टॉर्क में के थीटा में ये एंगल नहीं होता, ये एंगल ना होता है। तो पहले आप रिलेशन निकाल दीजिएगा, इसे लेवल 1 में नहीं पूछेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। पहले बीसीसी मेडिकल में पूछ दिया था एक बार, पहले आईटी पूछा फिर बीसीसी वाला पूछ दिया, तो सीधे तुम रट जाओ ना कि ये सब होता है। इसका तो जरूरत पड़ेगा आपको आगे एसएम 12 समझा। देखो वहाँ टाइम पीरियड होता है, टी का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के डैश, समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग बोल सकता है कि 2 गो है वायर जिसमें से एक का रेडियस जो कि डबल है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले तुम आर के बारे में जानोगे तब तो बता पाओगे। बोलो यार, तो समझ में आ रहा होगा आपको। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत तो ये बस ऐसा चीज है ना कि आंख से गुजर गया बच्चा ध्यान रखेगा, सवाल आएगा बना देगा। ये सब के डेरिवेशन होगा तो लगेगा माथा फट गया है, ऐसे क्या तुमको याद करना है, समझ आ रहा है कि नहीं। आया उठ करके बना देना, बोलो यार। तो ये चैप्टर है जो कि खत्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ओके। अच्छा इसमें थोड़ा सा थ्योरी व्योरी और सुन लो, 2-4 मिनट के लिए और सुन लो। कहाँ पे, अच्छा हाँ यही वाला लेंथ जो भी रहेगा एल, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया। कुछ थ्योरी में अगर सुनना चाहोगे तो सुनाया जा सकता है, जैसे कि एक चीज तो ये बताया जा सकता है, थोड़ा सा सोचना कि किसी बॉल को तुम यहां से छोड़ोगे तो वो नीचे जमीन पर टकराएगा और फिर ऊपर आएगा, तो जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, मतलब जो एकदम 100% रिकवर कर लेगा अपना शेप, तब उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जितना ऊपर से गिराया होगा उतनी ऊपर तक पहुंचेगा। लेकिन इलास्टिसिटी का बिहेवियर जिसमें कम होगा तो उसमें क्या होगा, शेप चेंज के कारण थोड़ा बहुत भी बाकी रह जाएगा, एनर्जी कुछ तो लॉस होगा ना उसमें, तो उतना ऊंचा नहीं पहुंचेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2-3 बॉल है जिसको छोड़ा गया तो फ्लोर से टकरा करके ऊपर आए, ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी का मान लो ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन ज्यादा हाइट तक उछल के दोबारा जाएगा, तो जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा वो ज्यादा उछल कर होते जाएगा। समझ आ रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और कुछ चीज ये है कि अगर किसी को आप हमेशा नहीं, मैंने किसी चीज को आप गर्म करिएगा ठंडा करिएगा, गर्म करिएगा ठंडा करिएगा ना, तो उसका इलास्टिसिटी का बिहेवियर क्या होता है, मैंने इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है। इलोंगेट कंप्रेस करिएगा तभी तो पहले भी बताया, समझ आ रहा है कि नहीं। उसका टेम्परेचर बढ़ाने वाला रीजन क्या होता है ना कि ऐसे भी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी घटेगा। इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक दूसरे से कितना वो बंधा हुआ टाइप का है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होते ही फोर्स लगाएगा। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो इसके बीच का दूरी भी बढ़ेगा ना एक्सपेंशन के कारण, या एनर्जी भी आएगा तो फ्रीनेस ना होना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे फ्रीनेस होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे क्या होगा, तो गैस के तरफ वाला बिहेवियर शो करने लगेगा,
समझ आ रहा है? वो अपना शेप है जो कि उसी ढंग का लाने का प्रयास नहीं करेगा। बोलो यार। और टेम्परेचर बढ़ता है, इलास्टिसिटी घटता है। रीजन पता चल गया ना क्या? कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे भी करने पर, माने इलोंगेट कंप्रेस करने पर भी घट जाता है। यही सब है और भी कुछ है। अच्छा, ये चर्चा किए थे कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली रिजिड बॉडी रहेगा। कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी शेप चेंज होगा। इलास्टिसिटी में ये बताए हैं ना जी कि अगर सेम डिफॉर्मेशन के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा तो वो ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। सबसे मेन कंडीशन तो क्या है कि जो अपना शेप जितना ज्यादा गेन करेगा वो ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? हाँ, कि सेम डिफॉर्मेशन के लिए जिसमें ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? कि एकदम अपना शेप चेंज नहीं करने देगा, इनफाइनाइट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अरे बोलो यार। तो उसका यंग मॉडुलस हो गया या बल्क मॉडुलस हो गया, वो इनफाइनाइट रहेगा। रीजन समझ में आ रहा है? बल्क मॉडुलस डिफाइन करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी जीरो नहीं है तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो जाएगा। या कोई भी चीज में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो स्ट्रेन तो जीरो ना होगा क्योंकि स्ट्रेन है चेंज बटा ओरिजिनल, तो चेंज हो ही नहीं रहा है रिजिड बॉडी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो यार वो कितना होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा रिजिड बॉडी के केस में। फेरेट का क्वेश्चन मान लो कि पूछ ले सकता था वैसे, इसलिए बोला जा रहा है। जैसे कि डायमंड हो गया, कार्बोरंडम हो गया, ये सब एकदम रिजिड बॉडी के जोन में आ जाता है। समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज खाली ध्यान रखिएगा कि एलॉय का इलास्टिसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी नहीं बदलता है, खाली ध्यान रख लीजिएगा। बाकी का क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी घटता है लेकिन उसका नहीं चेंज होता, नॉर्मल चला जाता है। तो इम्प्योरिटी का मिलाते हैं, कंप्लीट हो गया। इम्प्योरिटी का मिक्स करते हैं किसी चीज। हाँ, इम्प्योरिटी भी नहीं, इम्प्योरिटी वाला में नहीं, इम्प्योरिटी वाला में तुम ये नहीं बता सकते हो कि इलास्टिसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कि किस ढंग का आप मिला रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी। समझ में आ रहा है? ओके, हो गया ये बोला। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है जो कि फ्लूइड वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना बता दिए ना उतना अगर आपको ध्यान रह गया, समझ आ रहा है कि नहीं, तो नीट जेईई मेन का सवाल एकदम धुआं की तरह हो जाएगा। समझ आ रहा है? बस खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप याद रहना चाहिए, उतना हम कर लेंगे। ठीक है।